We are back with all new lecture on chemical coordination and integration. ये बेटर देन वन शॉट सीरीज में ह्यूमन फिजियो का लास्ट लेक्चर होगा, ठीक है। अगर आपने अभी तक सारे लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखो। ह्यूमन फिजियो पूरी कंप्लीट होने वाली है इस लेक्चर के साथ साथ। और अगर आप नए हो इस बेटर देन वन शॉट सीरीज में तो आपको बता दूं कि इसमें हम लोग सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करते हैं चैप्टर के, सारे डायग्राम्स हम लोग डिस्कस करते हैं, और जहाँ जहाँ ज़रूरत होती है वहाँ एडिशनल डायग्राम्स भी देखते हैं। अगर आपने लोकोमोशन चैप्टर देखा होगा तो आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। साथ साथ जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं, जितने ट्रिक्स हैं मैंने अपने टाइम पे यूज़ किए थे, वो भी आपको मैं बताते चलता हूँ हर एक टॉपिक के साथ। और एंड में आपको एक शॉर्ट नोट्स के फॉर्म में पूरा पीडीएफ प्रोवाइड किया जाता है। लास्ट में हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी डिस्कस करते हैं, जिसमें आप पहले बना रहे होते हो क्वेश्चन को, फिर मैं बना रहा होता हूँ और उससे एक रिविजन हो जाता है। और जो रेलिवेंट क्वेश्चन है सिर्फ वही लिए गए हैं, आपको कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत सारे टॉपिक्स अब हटा चुके हैं एनसीईआरटी ने, और उससे भी क्वेश्चन पीछे पूछे गए हैं, लेकिन मैंने उनको लिया नहीं क्योंकि वो कोई अब नीड नहीं है उसकी। तो हम लोग ने सिर्फ 10 साल, सिर्फ नहीं बहुत है 10 साल, 2024 से 2014 के सारे क्वेश्चंस लिए हैं। और ये चैप्टर आपके लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि नीट में एक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो इंपॉर्टेंट है ही, क्योंकि नीट में 2 से 3 क्वेश्चन हर साल आ रहे हैं इस पे। पिछले साल तो शायद 3 क्वेश्चन आ गए थे। और साथ ही साथ इस चैप्टर का लिंक बहुत सारे चैप्टर से जुड़ा हुआ है, जैसे ह्यूमन रिप्रोडक्शन। वहाँ पे बहुत सारा ह्यूमन फिजियो का ऐसा कंडीशन है, जैसे चाइल्ड बर्थ हो गया, वहाँ भी आपके हार्मोनल प्ले ही हो रहा है, ठीक है। आप पूरा मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ोगे, वहाँ भी हार्मोन्स का प्ले हो रहा है, जो कि यहाँ हम लोग ब्रीफ में देखेंगे, आपको वहाँ डिटेल में देखने मिलेगा। तो वो क्वेश्चंस जो उससे आते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन से, वो आप यहाँ से भी सॉल्व कर सकते हो, और यहाँ के क्वेश्चन आप वहाँ से भी सॉल्व कर सकते हो, ऐसा सीन है, ठीक है। इसलिए ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके लिए। हर जगह हार्मोन्स प्ले करते हैं, और ऐसे भी आप देखो तो नेचर वाइज भी आपको गुस्सा आ रहा है, आपको अच्छा फील हो रहा है, आपको सैडनेस फील हो रही है, या आपको प्यार आ रहा है, सब हार्मोनल प्ले ही है। तो इसलिए आपको ये केमिकल कोऑर्डिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ऐसे इंटरेस्टिंग भी है, हम लोग देखेंगे। साथ ही साथ इसको ऐसे मैंने डिज़ाइन किया है इसके नोट्स को, इसलिए थोड़ा टाइम भी लग रहा था इस लेक्चर को निकालने में, कि आपको एक ही पेज में एक ग्लैंड के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन आपको दे दूँ, और आप उसको एक विजुअलाइज्ड मैनर में याद कर सको, ठीक है। एक टैबुलेटेड फॉर्म में या फिर एक फ्लो चार्ट के फॉर्म में आप याद कर सको, आपको कोई मेहनत करने की जरूरत ना पड़े। तो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं बता दूं, अगर आप नए हो तो मैं कौन हूं। मेरा नाम जैद मुमताज़ है, मैं सेकेंड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट हूं आईजीआईएमएस पटना में, ठीक है। मेरे नीट 2023 में 651 स्कोर थे, जिसमें से बायो में 360 आउट ऑफ 360 मेरा स्कोर था। साथ ही साथ कुछ लोग कमेंट में पूछ रहे थे, या फिर मेरे को डीएम भी कर रहे थे कि भैया आप पर्सनलाइज अटेंशन कुछ ऐसा प्लान करो, मतलब कुछ दे दो, कुछ गाइड कर दो। तो उसके लिए अगर आपको ऐसा कुछ चाहिए तो आप मुझे टेलीग्राम पे, ये मेरी आईडी है रॉकेट यूनिवर्स करके, ठीक है, ROCKIT UNIVERSE, इस पे आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हो, या फिर ये वाली मेल आईडी पे expressgrowth1@gmail.com पे आप एक मेल ड्रॉप कर सकते हो। आपको जो भी कंडीशन आपको चाहिए, जो भी आपको चाहिए वो मांग सकते हो आप, ठीक है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन चैप्टर में जो बेसिक चीज़ हमें जाननी है वो हार्मोन्स हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोग हार्मोन के बारे में ही हर एक ग्लैंड में डिस्कस कर रहे होंगे कि कौन सा ग्लैंड कौन सा हार्मोन रिलीज करता है, उसका एक्शन क्या है, फंक्शन क्या है, ठीक है। तो हार्मोन होता क्या है, सबसे पहले ये जानते हैं। हार्मोन हमारे नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल्स हैं, मतलब कि हमारे खान पान के लिए नहीं है, मतलब हम लोग इससे न्यूट्रिशन डिराइव नहीं करते हैं, ठीक है। ये इंटरसेलुलर मैसेंजर्स की तरह एक्ट करते हैं, ठीक है। साथ ही साथ बहुत ही कम अमाउंट में, यानी कि ट्रेस अमाउंट्स में ये पाए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि लीटर्स में इनकी सिक्रीशन होती है, नहीं, बहुत कम अमाउंट में इनके सिक्रीशन होता है, ठीक है। तो ये 3 की पॉइंट्स हैं जो आपको डेफिनेशन में याद रखना है। इस पे खेल जाता है स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन पे एनटीए, ठीक है। आपको यहाँ पे ध्यान से चलना है कि नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल है, साथ ही साथ इंटरसेलुलर मैसेंजर्स हैं, ठीक है, और ट्रेस अमाउंट्स में ये बनते हैं या रिलीज होते हैं, ठीक है। साथ ही साथ इनका रिलीज जो मोड है वो आपको यहाँ पे थोड़ा सा डायग्रामेटिकली मैंने समझाने की कोशिश की है। ये आपका मान लो एंडोक्राइन ग्लैंड है, ठीक है। यहाँ से ये ग्रीन ग्रीन जो निकलता हुआ दिख रहा है ये हार्मोन है, ठीक है। ये निकलता कहाँ है? आपके वीनस ब्लड में या फिर लिम्फ में, वीनस ब्लड या फिर लिम्फ में ये रिलीज होता है। वहाँ से ट्रैवल करता है ये आपके पूरे ब्लड स्ट्रीम में, और जहाँ पे टारगेट ऑर्गन है वहाँ पे जाके ये एक्ट करता है। जैसे ये ग्रीन वाला, यहाँ देखो, ये ग्रीन वाले हार्मोन्स यहाँ पे रिलीज होके यहाँ टारगेट सेल पे एक्ट कर रहे हैं। ऐसे इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, ठीक है। अब हार्मोन को रिलीज कौन कराता है? तो रिलीज कराते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स। एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो होते हैं वो डकलेस ग्लैंड होते हैं, मतलब कि इनमें डक नहीं होता है। जैसे हमने यहाँ देखा कि ये ब्लड स्ट्रीम में रिलीज करा रहा है, मतलब कि कोई डक्ट सिस्टम यहाँ नहीं है। वेयर जो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं, मान लो ये ग्लैंड है एक्सोक्राइन ग्लैंड, तो उसका एक डक्ट सिस्टम होता है, ठीक है।
वो ऐसे डक ले जाता है और अपने टारगेट सेल पे, मान लो ये टारगेट सेल है, यहाँ तक जाता है वो और यहाँ पे आपका सिक्रीशन रिलीज कराता है। तो एक्सोक्राइन का डेप्थ में नहीं जानना है, बस आपको ये जानना है कि एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन में मेन डिफरेंस क्या है, उसका मोड ऑफ सिक्रीशन डिफरेंस एक क्रिएट करता है। तो आपको बस वो जानना था और ऐसे कोई इसकी ज़रूरत है नहीं। तो इतना ही इंट्रो को नीट में, मतलब सॉरी, एनसीईआरटी ने 3 पैराग्राफ में आपको दिया है, वही हम लोग देख लेते हैं जल्दी से। द न्यूरल सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम जॉइंटली कोऑर्डिनेट रेगुलेट द फिजियोलॉजिकल फंक्शन ऑफ बॉडी। ये चीज़ हम लोग न्यूरल सिस्टम में भी देखा था, ठीक है, जिसमें बताया गया था कि न्यूरल और एंडोक्राइन साथ साथ एक इंटीग्रेटेड फैशन में पूरे फिजियोलॉजी को बैलेंस करके चलता है, रेगुलेट करता है, ठीक है। हार्मोन का हमने डेफिनेशन देख लिया और इससे ज़्यादा इसमें कुछ जानना नहीं है, ठीक है। एक थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन आपको यहाँ बताया गया है कि एंडोक्राइन ग्लैंड एंड हार्मोन प्रोड्यूसिंग डिफ्यूज टिश्यूज या फिर सेल्स लोकेटेड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी कंस्टिट्यूट द एंडोक्राइन सिस्टम। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ एंडोक्राइन ग्लैंड्स ही सिक्रीट करते हैं आपके हार्मोन्स, कुछ और ऑर्गन्स भी होते हैं, जैसे हार्ट हो गया, जीआईटी हो गया, ये सब भी हार्मोन सिक्रीट करते हैं, किडनी भी, ठीक है। वही यहाँ पे इसने क्लैरिफाई किया है, ठीक है। इन एडिशन टू दिस, मतलब ये सारे तो हम लोग देखेंगे अभी लाइन बाय लाइन, सारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स, हम लोग मेन एंडोक्राइन ग्लैंड्स ही पढ़ना है हमें इसमें, ठीक है। साथ ही साथ कुछ अदर ऑर्गन्स भी हैं जो रिलीज करते हैं, वो भी आपको जानने ज़रूरी हैं, जैसे कि जीआईटी हो गया, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, लिवर हो गया, किडनी हो गया, हार्ट हो गया, ये सारे भी हार्मोन्स बनाते हैं। साथ ही साथ एक ब्रीफ डिस्कशन हम लोग का हाइपोथैलेमस पे भी होगा, क्योंकि वो हम लोग का मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड है, वो अभी हम लोग सब कुछ देखेंगे। बस यहाँ पे एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन आपको बताया गया है कि हम लोग इस चैप्टर में क्या देखने वाले हैं, ठीक है। और एक यहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब ये सारे ग्लैंड्स का नाम ले लिया, उसका डिस्ट्रीब्यूशन भी यहाँ पे दिखाया गया है। तो एनसीईआरटी का ये डायग्राम है, ठीक है। लेकिन अगर ये मेडिकल लिटरेचर मैंने डायग्राम निकाला है, तो वही यहाँ पे लिखा था ये आईफोन 16 है, तो ये आईफोन 16 प्रो मैक्स है। तो आप पहले ये देखते हैं, एनसीईआरटी वाला देखते हैं, उसके बाद हम लोग लोकेशन उस वाले डायग्राम से देखेंगे, उसमें थोड़ा सा बेटर क्लैरिफिकेशन, एक विजुलाइजेशन अच्छा है उसमें। सबसे पहले हाइपोथैलेमस का लोकेशन आप देख लो, यहाँ पे दिखाया गया हाइपोथैलेमस, ठीक है, ब्रेन में न्यूरल कंट्रोल कोऑर्डिनेशन वाला चीज़ है। लेकिन हम लोग अभी जब हाइपोथैलेमस डिटेल में पढ़ेंगे तो उसका लोकेशन देखेंगे और वहाँ से रिवीजन भी करा दूंगा आपको मैं कि न्यूरल कंट्रोल कोऑर्डिनेशन में हमने क्या पढ़ा था, उसका एग्जैक्ट लोकेशन क्या, आप थोड़ा सा विजुलाइज करने की कोशिश करो, ठीक है। पाइनियल ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड है, ठीक है, ये 3 ग्लैंड इधर हो गए। थायराइड ग्लैंड आपके ट्रैकिया के जस्ट दोनों साइड पे होता है, बीच में कनेक्टेड होता है, वो भी हम पूरा देखना है अभी हम लोग को, सब कुछ डिटेल में। यहाँ बस आप लोकेशन एक बार देख के चलो कि कहाँ पे क्या क्या है, ठीक है। फिर थाइमस है दोनों लंग्स के बीच में। फिर आपका यहाँ पे पैनक्रियाज है, एडिनल ग्लैंड है, टेस्टिस है मेल में और ओवरी है फीमेल्स में, ठीक है। जाहिर सी बात है एक ही बॉडी में दोनों नहीं दिखाए गए, मतलब वो आपको ऐसा डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट किया गया है। अब आ जाओ इस डायग्राम पे, यहाँ पे भी सब कुछ सेम है, बस थोड़ा सा अच्छा बेटर वे में दिखाया हुआ है। देखो पिट्यूटरी ग्लैंड ऐसे निकलते हुए दिखाया गया है, स्टॉक से कनेक्टेड है, वो सब कुछ डिटेल में दिखाया गया है आपको, ठीक है। हाइपोथैलेमस दिख रहा है आपको, पाइनियल ग्लैंड दिख रहा है, साथ ही साथ थायराइड और पैराथायराइड, ये बिहाइंड वाला इमेज है, मतलब कि आपको पीछे से दिखा रहा है वो, मतलब उसको एक ट्रांसपेरेंट करके थायराइड के पीछे पैराथायराइड दिखा रहा है, आगे नहीं है, पीछे होता है, ठीक है। थायराइड ग्लैंड हो गया, पैराथायराइड ग्लैंड हो गया, थाइमस ग्लैंड यहाँ पे कुछ और अच्छे से विजुलाइज किया गया है। अब यहाँ पे स्टमक भी आपके हार्मोन रिलीज करते हैं, तो वो भी यहाँ दिखाया हुआ है। फिर आपका स्मॉल इंटेस्टाइन है, पैनक्रिया हो गया, किडनी हो गया, एड्रिनल ग्लैंड्स हो गए, ओके, ओवरीज इन फीमेल एंड साथ ही साथ टेस्टिस इन मेल्स। तो ये आपका पूरा एक लोकेशन आपको दिखाने के लिए, क्योंकि यहाँ पे डिस्कस किया ना, यहाँ देखो अलग अलग ग्लैंड्स के बारे में नाम दे दिया, तो उसका एक बार लोकेशन आपको दिखा भी दिया है डायग्रामेटिकली कि देखो कहाँ कहाँ होता है। तो ये था आपका इंट्रोडक्शन पार्ट। अब हम लोग एक एक ग्लैंड के अंदर चलेंगे, सारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स को हम लोग कवर करेंगे। उससे पहले हम लोग हाइपोथैलेमस को देख रहे होंगे, ठीक है। इस एक पेज में आपको पूरा हाइपोथैलेमस कवर्ड है, तो आपको क्या करना है, लेक्चर के बाद नोट्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, सिर्फ उसको क्लिक करते ही डाउनलोड हो जाएगा। आपको बस इससे रिवाइज कर लेना है और कुछ नहीं करना है, ठीक है। एनसीईआरटी भी पूरी की पूरी एनसीईआरटी इस नोट्स में है, कुछ भी एक भी लाइन नहीं छोड़ी गई है, ठीक है। सारे क्वेश्चंस करा दिए गए हैं आपको, तो कुछ करना ही नहीं है ना, बस रिवाइज करना है। अब बस जिस फैशन में मैं इस फ्लो चार्ट को आपको पढ़ा रहा हूँ, उसी फैशन में आप इसको रिवाइज भी करना, तो आपको ये याद हो जाएगा। और मेन इसमें यही दिक्कत आती है कि हम लोग को फंक्शंस नहीं याद हो पाते हैं कि आखिर किसका क्या फंक्शन है, ठीक है। तो वो हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हाइपोथैलेमस हम लोग देखें, ओके। इसको एक नाम दिया हुआ है, निकनेम दिया गया है मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड, क्योंकि मास्टर ग्लैंड हमारा प्यूटिटरी ग्लैंड है, उसको भी ये रेगुलेट करता है, इसलिए इसका नाम है मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड।
पिट्यूटरी ग्लैंड हम लोग आगे पढ़ेंगे, पहले हम लोग हाइपोथैलेमस पढ़ रहे हैं, जिसका लोकेशन है, एनसीईआरटी में बस ऐसे दे दिया, कुछ बताया नहीं कि क्या होता है भाई, ठीक है। देखो, बेसल पार्ट ऑफ डायंसेफ्लॉन फोर ब्रेन, इसका मतलब क्या था? अगर आप न्यूरल कंट्रोल कोऑर्डिनेशन का चैप्टर मेरा देखो, तो वहाँ मैंने एक ये वाला डायग्राम यूज़ किया था, ठीक है। तो जिसमें आपको ब्रेन का डेवलपमेंट बताया गया था, वहाँ तो बस टेक्स्ट में दिया हुआ है एनसीईआरटी में, लेकिन एक ब्रेन का डेवलपमेंट आपको अगर समझने के लिए पढ़ना है तो यहाँ से देखो आप। ब्रेन के पहले सबसे पहला फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन, जिनका नाम है प्रोजेंसेफ्लॉन, मेसेंसेफ्लॉन, और हाइंड ब्रेन का रोम्बेनसेफ्लॉन, ठीक है। प्रोजेंसेफ्लॉन जो फोर ब्रेन है वो दो में डेवलप होता है, एक हो गया टीलेंसेफ्लॉन और दूसरा हो गया डायंसेफ्लॉन, जो कि अभी वहाँ पे टर्म यूज हुआ था। तो अब डायंसेफ्लॉन का भी जो बेसल पार्ट है, ठीक है, वो देखो आप हाइपोथैलेमस में डेवलप हो रहा है। तो अब आप यहाँ देखो, वापस से अब इस डेफिनेशन को देखोगे तो आपको समझ आएगा, बेसल पार्ट ऑफ डायंसेफ्लॉन लोकेशन है हाइपोथैलेमस का, जो कि फोर ब्रेन का पार्ट है, ठीक है। तो यहाँ से आप अगर विजुलाइज कर पा रहे हो तो अच्छी बात है। ये देखो डायंसेफ्लॉन, डायंसेफ्लॉन एंड उसका बेसल पार्ट आपका हाइपोथैलेमस, बस यही एक विजुलाइज कराने के लिए मैंने यहाँ पे ये लिया था। ऐसे अगर आपको कुछ भी याद नहीं हो रहा है तो आप बस ये याद करके चलो कि बेसल पार्ट ऑफ डायंसेफ्लॉन फोरब्रेन, अब तो याद हो गया होगा, ठीक है। हाइपोथैलेमस की खासियत क्या है कि इसमें न्यूरो सिक्रेटरी सेल्स होते हैं, मतलब कुछ न्यूरॉन्स होते हैं, ठीक है, न्यूरॉन्स जो सिक्रीट करते हैं आपके हॉर्मोन्स, ठीक है। न्यूरो सिक्रेटरी सेल्स, जिनको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियाई, वो रिलीज करते हैं हॉर्मोन्स, और इन हॉर्मोन्स का दो फीचर होता है। एक तो या तो ये रिलीजिंग हार्मोन होते हैं, मतलब ये स्टिमुलेट करेंगे कोई हार्मोन का रिलीज कराने के लिए, या फिर इनिबिट कराते हैं, ठीक है। या तो इनिबिटिंग हार्मोन्स होते हैं या तो रिलीजिंग हार्मोन्स होते हैं। तो भाई यहाँ पे लिखा हुआ है, दो ब्रांच में डिवाइड हो गया, रिलीजिंग हार्मोन या फिर इनहिबिटिंग हार्मोन। अगर रिलीजिंग हार्मोन है तो उसका एक एग्जाम्पल दिया हुआ है एनसीईआरटी में, GnRH, गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। RH मतलब रिलीजिंग हार्मोन, और अगर IH लगा हुआ है तो इनहिबिटिंग हार्मोन। लेकिन इनहिबिटिंग हार्मोन जरूरी नहीं कि IH लगा के ही हो, उसका दूसरा नाम भी हो सकता है, जैसे कि एक सोमैटोस्टैटिन होता है, ठीक है। इट इनहिबिट्स द ग्रोथ हार्मोन रिलीज, सोमैटोस्टैटिन। अगर आप स्टैटिन पे ध्यान दो तो स्टैटिक, स्टैटिक मतलब कि रुक जाना, रुका हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे इनिबिट द ग्रोथ हार्मोन रिलीज, वेयर एज रिलीजिंग हार्मोन आपको रिलीज कराता है, जैसे कि गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। तो यहाँ पे FSH और LH ये आपके हॉर्मोन्स हैं जिनको ये रिलीज करवाता है, ठीक है, आपके एंटीरियर पिट्यूटरी से। वो अभी आगे डिटेल में देखेंगे हम लोग। बस यहाँ पे आप ये याद रखो कि GnRH रिलीजिंग हार्मोन का एग्जाम्पल है, जो कि आपके गोनाडोट्रोफिन रिलीज कराता है, जो कि है LH और FSH। वेयर एज इनिबिटिंग हार्मोन लाइक सोमैटोस्टैटिन, इसका एक और नाम आप दे सकते हो GHIH, ग्रोथ हार्मोन इनिबिटिंग हार्मोन, ठीक है। इसका एक और नाम दे सकते हो आप GHIH, ग्रोथ हार्मोन इनिबिटिंग हार्मोन, ऐसे भी बुला सकते हो, या फिर आप इसका निकनेम बुला सकते हो जो कि सोमैटोस्टैटिन, वो आपको याद रखना है। अब आते हैं हाइपोथैलेमस, दो तरीके से एक्ट करता है, ठीक है। अब आपका पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो दो पार्ट में डिवाइडेड होता है, एक एंटीरियर पिट्यूटरी, एक पोस्टीरियर पिट्यूटरी। अगर आप यहाँ देखो तो ये पिट्यूटरी ग्लैंड है आपका, ये पूरा पिट्यूटरी ग्लैंड है, ठीक है। इसका दो पार्ट है, यहाँ पे आप देखो डिवाइड किया गया है, एंटीरियर पिट्यूटरी में और पोस्टीरियर पिट्यूटरी में, ठीक है। यहाँ भी क्लियर। अब एंटीरियर और पोस्टीरियर दोनों पे एक्शन हाइपोथैलेमस का अलग तरीके से होता है, वो हम लोग देख रहे हैं अब, ठीक है। यहाँ आते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी पे, एक हाइपोफिजियल पोर्टल सिस्टम होता है। ब्लड सर्कुलेशन चैप्टर में आप जाओ, वहाँ देखोगे आपको पढ़ाया गया था कि एक आपका हेपेटिक पोर्टल सिस्टम होता है। वैसे ही एक एग्जाम्पल होता है हाइपोफिजियल पोर्टल सिस्टम, जिसमें ब्लड वेसल्स के थ्रू ये हॉर्मोन्स आपके एंटीरियर पिट्यूटरी तक जाते हैं, ठीक है। अभी दिखाते हैं, उसको डायग्राम में भी दिखाते हैं। और पोस्टीरियर पिट्यूटरी की जहाँ बात कर रहे हैं हम लोग, तो वहाँ पे एक डायरेक्ट न्यूरल रेगुलेशन होता है, मतलब कि यहाँ पे कोई हाइपोफिजियल पोर्टल सिस्टम नहीं चाहिए, यहाँ पे डायरेक्ट हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स ही आ जाते हैं, मतलब हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन्स ही आ जाते हैं, और वो डायरेक्टली हार्मोन सिक्रीट कर देते हैं। यहाँ पे कोई आपको एक ब्लड सर्कुलेशन की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे एक बार डायग्राम के थ्रू समझते हैं। देखो, ये आपका हाइपोथैलेमस, ये हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन्स दिखाए हुए हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एंटीरियर पिट्यूटरी तक आने के लिए आपको एक पोर्टल सर्कुलेशन दिखाया गया, तो छोटा करते हैं इसको। ये पोर्टल सर्कुलेशन आपको दिखाया गया है। ये जो आपके न्यूरॉन्स हैं यहाँ पे हार्मोन रिलीज करेंगे ब्लड के थ्रू, ये आपका एंटीरियर पिट्यूटरी तक आ जाएगा। वेयर एज पोस्टीरियर में अगर बात करें तो न्यूरॉन्स आपके डायरेक्टली यहाँ पे
न्यूरल रेगुलेशन शो कर रहे हैं डायरेक्ट पोस्टीरियर पिट्यूटरी में आके, और डायरेक्टली यहाँ पे हार्मोन रिलीज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पे बस आने का कनेक्शन आपका ब्लड के थ्रू है, जिसको हम लोग बोलते हैं हाइपोफिजियल पोर्टल सिस्टम, पोर्टल सर्कुलेशन जो बुलाओ। तो वही यहाँ समझाया गया है। अब हाइपोथैलेमस क्या है, कुछ हार्मोन्स हैं और उनके कुछ एक्शंस हैं, बस इतना देखना है आपको, हाइपोथैलेमस हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले जीएनआरएच जो अभी हमने देखा, एक एग्जांपल दिया हुआ एनसीईआरटी में, उसका एक्शन क्या है, एलएचएफएसएच का सिक्रीशन कराना। ठीक है, एलएचएफएसएच का सिक्रीशन कराना। वैसे ही ग्रोथ हार्मोन, इनहिबिटिंग हार्मोन, जैसे कि हमने एग्जांपल लिया था सोमैटोस्टैटिन का, उसका क्या है, ग्रोथ हार्मोन का रिलीज को इनहिबिट करना, तो यानी कि डिक्रीजिंग, डाउनवर्ड एरो दिखाया हुआ है, डिक्रीजिंग साइन। ठीक है, इनहिबिट करना। वेरएज इसी का एक एनालॉग है जो कि सोमैटोक्राइनिन है, यानी कि ये इंक्रीज कराता है, ये रिलीज कराता है ग्रोथ हार्मोन को। ठीक है, वेरएस अब इसके बाद जितने एग्जांपल्स हैं ये आपको याद करके चलने हैं, एनसीईआरटी में नहीं दिए हुए हैं, लेकिन हम लोग को पता होना चाहिए क्योंकि क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, टीआरएच, थायरोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन, ये आपका थायराइड टीएसएच हार्मोन को इंक्रीज कराता है, यानी कि रिलीज कराता है। ठीक है, प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन, ये प्रोलैक्टिन हार्मोन का रिलीज कराता है। वैस पीआरएच है तो पीआईएच भी होगा, पीआईएच आपका प्रोलैक्टिन हार्मोन का रिलीज को इनहिबिट करता है। वैसे ही कॉर्टिकोट्रॉफिक रिलीजिंग हार्मोन आपका एडिनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन्स का रिलीज कराता है। अभी जैसे जैसे चैप्टर हम लोग आगे पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपको ये टर्म्स क्लियर होते जाएंगे। ठीक है, आपको बस अभी याद रख के चलना है, कुछ कुछ चीज़ें हैं उनको याद रख लो, थोड़ा देर वेट करो, आपको पूरा सब कुछ क्लियर होगा। जैसे ग्लैंड्स के बारे में पढ़ते जाएंगे हम लोग, कहाँ पे कौन सा हार्मोन रिलीज हो रहा है, आपको सब नाम क्लियर होते जाएगा, तो आपको ये भी एक रिलेटेबल चीज़ लगने लगेगी। अभी स्टार्टिंग में आपको हाइपोथैलेमस थोड़ा पढ़ना पड़ रहा है, लेकिन ठीक है, बियर विथ मी। फिर आता है एमआरएच, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, मतलब ये पिट्यूटरी ग्लैंड में आपका एमएसएच रिलीज को इंक्रीज कराता है, वेरएज एमआईएच है तो ये इनहिबिट कराएगा, यानी डिक्रीज करा रहा है। ठीक है, ऐसे ही आपको ये बस नाम याद रखने हैं हार्मोन्स के, उनका एक्शन, जिसमें से मेजरली आपको जीएनआरएच का याद रखना है, एफएसएच रिलीज करा रहा है। वह जीएचआईए जो कि सोमैटोस्टैटिन है, आपको वो याद रखना है, वो इनहिबिट करा रहा है आपका ग्रोथ हार्मोन रिलीज को। लोकेशन और आपको एंटीरियर पोस्टीरियर पे एक्शन कैसे था वो आपको समझ आ गया। हाइपोथैलेमस आपका खत्म हो गया। अब यहाँ देखो, वही चीज़ आपको बस बार बार रिपीट की हुई है, एनसीईआरटी भी वही चीज़ लिखता है। बेसल पार्ट ऑफ डायंसिल वन फोर ब्रेन, जो कि हम लोग देख लिया अच्छे से। न्यूक्लियर सिक्रेटरी सेल्स हैं जिनको न्यूक्लियाई बुलाते हैं। ठीक है, दो तरह के एक्शन होते हैं इनके, एक होता है रिलीजिंग हार्मोन, एक होता है इनहिबिटिंग हार्मोन, जिसका एग्जांपल हम लोग ने अभी देख लिया। ठीक है, वेरएज एंटीरियर में कैसे जाता है, पोर्टल सर्कुलेशन से, और पोस्टीरियर में आपका पता है डायरेक्ट न्यूरल रेगुलेशन है। तो ये भी हम लोग ने सब देख लिया, डायग्राम्स भी दोनों देख लिए। हाइपोथैलेमस आपका खत्म हो गया। अब आते हैं हम लोग पिट्यूटरी ग्लैंड पे, जो कि मास्टर ग्लैंड है, और इसी का मास्टर था हाइपोथैलेमस। ओके, अब वापस से देखो, पिट्यूटरी ग्लैंड भी पूरे एक पेज में मैंने समराइज करके ख़त्म कर दिया है। देखो, नोट्स बहुत टाइम लगा के बनाए हैं, आप प्लीज़ इस नोट्स को रिवाइज ज़रूर करना है एक बार पढ़ने के बाद लेक्चर में। ठीक है, मुझे टाइम नहीं लगेगा बताने में, आपको भी टाइम नहीं लगेगा रिवाइज करने में, इतना आसान हो गया ये चीज़ अब। ठीक है, पूरी एनसीईआरटी कवर्ड है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं है इसमें। देखो, पिट्यूटरी ग्लैंड में सबसे पहले लोकेशन की बात करते हैं। ये एक बोनी कैविटी में, ठीक है, सेला टर्सिका है उस कैविटी का नाम, उसमें प्रेजेंट होता है पिट्यूटरी ग्लैंड। ओके, साथ ही साथ हाइपोथैलेमस से ये कनेक्टेड होता है एक स्टॉक के थ्रू जिसका नाम है इनफंडिब्यूलम। ओके, इसका ओरिजिन की बात करें तो ये एक्टोडर्मल इन ओरिजिन होता है। ठीक है, इसमें कुछ उतनी बड़ी बात नहीं थी, सब आपको पता ही है। पिट्यूटरी ग्लैंड का दो पार्ट है, एक आपका एडिनो हाइपोफाइसिस कहलाता है, एक आपका न्यूरो हाइपोफाइसिस कहलाता है। एडिनो हाइपोफाइसिस को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक पार्स डिस्टलिस, एक पार्स इंटरमीडिया। ठीक है, एडिनो को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, पार्स डिस्टलिस और पार्स इंटरमीडिया। वेरएज न्यूरो हाइपोफाइसिस को हम लोग पार्स नर्वोसा बोलते हैं। ओके, पार्स नर्वोसा बोलते हैं। तो अब टोटल पिट्यूटरी का हम लोग का तीन पार्ट हो गया, पार्स डिस्टलिस, पार्स इंटरमीडिया इंटरमीडिएट वाला, पार्स नर्वोसा पोस्टीरियर पिट्यूटरी का पार्ट। ओके, अब हम लोग आगे देखते हैं पार्स डिस्टलिस के जो बात करते हैं हम लोग। तो अब देखो, एनसीईआरटी बहुत चालाक है, उसने अगर बीच में डिस्कशन नहीं किया है तो समरी में देखो, ये जो लाइन पिक की है मैंने, ये समरी की लाइन है। ये जो लाइन पिक की है मैंने, ये हाईलाइट की हुई है, पार्स डिस्टलिस प्रोड्यूसेस 6 ट्रॉफिक हार्मोन्स, ये समरी की लाइन है। ठीक है, तो ये बच्चा अगर नहीं देखे तो फिर वो कंफ्यूज हो जाएगा अगर एक एमसीक्यू में आ जाता है तो पार्स डिस्टलिस जो है हमारा, वो एडिनो हाइपोफाइसिस का पार्ट है। ओके, अब पार्स डिस्टलिस हमारे 6 ट्रॉफिक हार्मोन सिक्रीट कर रहे हैं, जिसमें सबसे पहले हम लोग ग्रोथ हार्मोन GH
ग्रोथ हार्मोन के बारे में बात करेंगे, ठीक है। एज द नेम सजेस्ट्स, ग्रोथ हार्मोन ग्रोथ में हेल्प करेगा, ठीक है। हाउ इट हेल्प्स इन ग्रोथ, तो उसकी मैकेनिज्म्स हैं, जैसे प्रोटीन एनाबॉलिज्म। देखो एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म में डिफरेंस समझो। कैटाबॉलिज्म मतलब कि ब्रेकडाउन, एनाबॉलिज्म मतलब कि बिल्डअप, ठीक है। अगर बना रहे हो आप चीज़ को तो आप एनाबॉलिक इफेक्ट शो कर रहे हो। तो प्रोटीन एनाबॉलिज्म, प्रोटीन के सिंथेसिस। वेराज इंटेस्टाइनल एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम, यानी कि आप जो भी खाना खा रहे हो उसमें से आपका कैल्शियम को एब्जॉर्ब कर रहा है। और कैल्शियम कहाँ यूज़ होता है, आपके अलग अलग मसल कॉन्ट्रैक्शन में भी यूज़ होता है, बोन के फॉर्मेशन में यूज़ होता है, आपके हर जगह यूज़ होता है कैल्शियम। तो उसके थ्रू भी ये ग्रोथ कराता है, ठीक है। साथ ही साथ कंजर्वेशन ऑफ ग्लूकोज, ये भी एक मैकेनिज्म है, यानी कि ग्लूकोज को कंजर्व करके रखेगा और उसको आपके बॉडी बिल्डिंग प्रोसेस में यूज़ करेगा। तो ग्रोथ हार्मोन का ये 3 मैकेनिज्म एक्शन आपको याद होना चाहिए, आपके मॉक टेस्ट में ज़रूर आएगा, ये देख लेना। प्रोटीन एनाबॉलिज्म, इंटेस्टाइनल एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम, साथ ही साथ कंजर्वेशन ऑफ ग्लूकोज। तो ये 3 मैकेनिज्म के थ्रू ग्रोथ हार्मोन ऐड कर रहा है। साथ ही साथ अब ग्रोथ हार्मोन अगर नॉर्मली आपका ग्रोथ में काम कर रहा है, ठीक है, तो अगर ग्रोथ हार्मोन को कम कर दें हम लोग तो ग्रोथ नहीं होगा, और अगर ज़्यादा कर दें तो ओवर ग्रोथ हो जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों कंडीशन हम लोग को पढ़नी है, जिसमें से अगर ग्रोथ हार्मोन की कमी हो जाए प्यूबर्टी से पहले, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना, प्यूबर्टी से पहले अगर कमी हो जाए तो उसमें जो आदमी है उसकी हाइट और उसका पूरा बॉडी शॉर्ट रह जाता है, और उस तरीके के आदमी को हम लोग बोलते हैं मिडगेट्स, ठीक है। इतना याद रखना था इसमें। और इस कंडीशन को बोलते हैं हम लोग डॉर्फिज्म, डॉर्फिज्म बोलते हैं इसको, ठीक है। अगर ग्रोथ हार्मोन, अब तो कम की बात कर ली, अब अगर ज़्यादा कर दें ग्रोथ हार्मोन को प्यूबर्टी से पहले, ठीक है, प्यूबर्टी से पहले कर दें तो उसको जाइगैंटिज्म बोलेंगे। तो यहाँ पे ये टर्म इंपॉर्टेंट हो जाता है, प्यूबर्टी से पहले, क्योंकि अगर ग्रोथ हार्मोन प्यूबर्टी के बाद यानी कि एडल्ट्स में अगर बढ़ा दो आप या बढ़ जाए तो उसमें हम लोग उस केस को बोलेंगे एक्रोमेगली। दो टर्म्स क्लियर, जाइगैंटिज्म, एक्रोमेगली, दोनों में ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा रिलीज हो रहा है, लेकिन अगर आप प्यूबर्टी को एक पॉइंट, सेट पॉइंट यूज़ करो तो उससे पहले आपका है तो जाइगैंटिज्म, अगर उसके बाद एडल्ट्स में हो रहा है तो एक्रोमेगली। एक्रोमेगली का यहाँ पे एक डायग्राम मैंने मतलब एक इमेज दिखाई है जो कि मेडिकल लिटरेचर से आगे मैंने उठाई, क्योंकि एनसीईआरटी में दिया नहीं है। तो कुछ इस तरीके का आपको, लेकिन लाइन लिखी है ज़रूर, उसने लाइन लिखी है, बताएगा सब कुछ लेकिन दिखाया कुछ नहीं। सीवियर डिसफिगरमेंट हो जाता है बोन्स का, मतलब बोन्स कुछ ज़्यादा ही इलोंगेट होने लगती है और उनका डिसफिगरमेंट हो जाता है, स्पेशली फेस का, ठीक है। तो आपको कुछ इस तरीके का चेहरा नज़र आएगा, ठीक है, कुछ इस तरीके का डिसफिगरमेंट आपको नज़र आएगा, और ये कंडीशन है जिसको हम लोग बोलते हैं एक्रोमेगली। तो ये आपके बारे मतलब ग्रोथ हार्मोन के बारे में पूरा मैंने बता दिया, और 3 इसमें डिसऑर्डर्स हैं जो आपको याद रखनी है, ठीक है। जनरली नहीं पूछा जाता है ये, लेकिन कहीं कहीं पे आपको मैच द फॉलोइंग टाइप का क्वेश्चन आ जाता है, तो आपको प्यूबर्टी एक सेट पॉइंट याद रखना है। साथ ही साथ प्रोलैक्टिन हार्मोन, प्रोलैक्टिन का काम एज द नेम सजेस्ट लैक्टेशन, लैक्टिन, तो ये मैमरी ग्लैंड्स का ग्रोथ कराता है, ठीक है, बस। और मिल्क सिक्रीशन का प्रोसेस पूरा ये प्रोलैक्टिन हार्मोन का काम है। अब आते हैं दूसरे हार्मोन पे जो कि है टीएसएच। ये आपका थायराइड हार्मोन्स का, जो भी आपका ट्राइडोथायरोडिन, टेट्राइडोथायरोडिन है, उनको ये रिलीज कराता है, उनका इंक्रीज सिंथेसिस कराता है। बस आपको ये टर्म्स याद करके चलने हैं, आपको बस नाम याद होना चाहिए, पीआरएल, प्रोलैक्टिन, टीएसएच और ग्रोथ हार्मोन जीएच। अब आते हैं हम लोग चौथे पे जो कि है एसीटीएच, एडिनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन। ये आपका ग्लूकोकॉर्टिकोइड, जो अभी हम लोग आगे देखेंगे, एड्रिनल ग्लैंड में कॉर्टेक्स है, कॉर्टेक्स के हार्मोन्स को इंक्रीज कराता है, उसका रिलीज कराता है, तो ये वहाँ काम आता है ग्लूकोकॉर्टिकोइड्स के रिलीज कराते हैं में, ठीक है, एसीटीएच। साथ ही साथ अब आते हैं हम लोग गोनाडोट्रॉफिक हार्मोन, 2 हार्मोन और बचे, 4 हो गए, 2 और बचे, जिसमें गोनाडोट्रॉफिक हार्मोन्स आते हैं। गोनाडोट्रॉफिक हार्मोन्स अकेला अकेला गिनोगे तो टोटल 6 हो जाएंगे, ठीक है। अगर एक गिनोगे टोटल 5 हो जाएंगे आपके 5 डिस्टिलिस में। वेज 5 डिस्टिलिस एज द एनसीईआरटी स्टेट्स इट रिलीजेस 6 ट्रॉफिक हार्मोन्स, जिसमें से पांचवा और छठा आपका एलएच और एफएसएच है। एलएच और एफएसएच का नाम अगर आप जान लो तो एलएच इज ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, एफएसएच इज फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। दोनों का एक्शन मेल और फीमेल में अलग अलग होता है, और यहीं पे मेजर कंफ्यूजन आता है, यहीं पे क्वेश्चन फ्रेम होता है। तो इसलिए मैंने इसको इस तरीके से दिखाया फ्लोचार्ट के फॉर्म में कि मेल और फीमेल में अलग अलग फंक्शन है। जैसे आप देखो, तो पहले हम लोग बात करते हैं एलएच की। एलएच की बात करते हैं सबसे पहले। एलएच मेल्स में सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ टेस्टोस्टेरोन, या फिर दूसरा नाम एंड्रोजन भी बोल सकते हो, वो कराता है आपका एलएच मेल में। वेयर एज फीमेल में ओव्यूलेशन कराता है और सिक्रीशन ऑफ प्रोजेस्टेरोन कराता है।
ठीक है, ये फंक्शन है। एलएच आप याद करते होगे, अगर आप ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ लियो तो आप याद करोगे कि एलएच सर्ज आता था, ठीक है, अलॉन्ग विथ एफएसएच, ये आपका ओव्यूलेशन कराता है। साथ ही साथ अगर आप मेल्स में देखो तो टेस्टोस्टेरोन का सिंथेसिस एंड सिक्रेशन आपका एलएच का काम है। एफएसएच में देखें, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एज द नेम सजेस्ट फॉलिकल्स, ठीक है, तो आप इससे याद रख सकते हो कि मेल में फॉलिकल्स तो आपको पता ही है, स्पर्मेटोजेनेसिस कराएगा ये, ठीक है। फीमेल्स में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ओवेरियन फॉलिकल, अब जाहिर सी बात है वहाँ स्पर्म है तो यहाँ फिर ओवेरियन ओवा की बात होगी, तो यहाँ पे ओवेरियन फॉलिकल का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कराएगा एफएसएच। तो एफएसएच जहाँ भी आपको आए तो आपके दिमाग में एक बात ट्राई करनी चाहिए, इट इज रिलेटेड समथिंग टू फॉलिकल, एंड फॉलिकल इन मेल्स इज स्पर्म्स एंड स्पर्मेटोजेनेसिस ही कराएगा, वैसे ही फीमेल में ओवेरियन फॉलिकल का डेवलपमेंट एंड ग्रोथ कराएगा। वेरएज एलएच जो है आपका वो मेल में सिंथेसिस सिक्रेशन ऑफ टेस्टोस्टेरोन, वेरएज फीमेल में ओव्यूलेशन। आप एलएच सर से याद कर सकते हो, आपको याद हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारे ट्रॉफिक हार्मोन आपने पास्ट डिस्टलेस पूरा कंप्लीट कर लिया, ठीक है, बहुत ही आसानी से, और आपने कुछ भी नहीं छोड़ा है, आपको सब याद हो गया है। बस आपको मेजरली इसमें जीएच और गोनाडोट्रोफिक हार्मोन, जिसमें एलएच और एफएसएच, इनके बारे में डिटेल में जानना था। बाकी सब आपको पता है, प्रोलैक्टिन और टीएसएच और आपका एसीटीएच, कि उनके नाम क्या है, उनके फंक्शन क्या है। अब आते हैं हम लोग पास्ट डिस्टल्स की बात करें, 3 पार्ट में डिवाइड किया था, ठीक है, पिट्यूटरी को। पास्ट डिस्टल्स की बात कर ली, जो कि पार्ट था एडिनो हाइपोफाइसिस का, ओके। अब पास्ट इंटरमीडिया की बात करते हैं हम लोग, जिसमें आ जाता है एमएसएच, जिसमें आता है एमएसएच, ठीक है, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये क्या करते हैं, मेलानोसाइट सेल्स जो होते हैं, ठीक है, स्किन में मेलानोसाइट सेल्स हैं, उनमें मेलानिन पिगमेंट का रेगुलेशन, सिंथेसिस, ये सारे काम वो देखते हैं, ठीक है। मेलानिन पिगमेंट क्या करता है, आपका पिगमेंटेशन डिसाइड करता है, ठीक है, आपके स्किन का कलर, आपका पिगमेंटेशन जो आपके स्किन में है, वो आपका मेलानिन पिगमेंट का काम है। यहाँ पे याद रखना, दिस इज मेलानिन, नॉट मेलाटोनिन। मेलाटोनिन इज इन पीनियल ग्लैंड, वेरएज यहाँ पे मेलानिन का काम है, ठीक है। तो मेलानोसाइट्स मेलानिन वाला काम कर रहे हैं, नॉट मेलाटोनिन, वो दूसरी चीज है, तो उसमें भी एंटी कंफ्यूज करता है। पार्स नर्वोसा, जो कि आपका तीसरा पार्ट था, और एक न्यूरोहाइपोफाइसिस को हम लोग पार्स नर्वोसा भी बोलते हैं, ठीक है। इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि ये आपके पिट्यूटरी पे एक्ट कर रहा है और रिलीज करवा रहा है दूसरे, इसमें नहीं, ये आपका डायरेक्ट एक्शन है, इसका डायरेक्ट न्यूरल कंट्रोल है इसका, जो कि हम लोग आगे जस्ट देखने वाले हैं अभी इस स्लाइड में। पार्स नर्वोसा को हम लोग ने यहाँ पे अलग से इसलिए पढ़ा है क्योंकि इसमें ज़्यादा मतलब इंपॉर्टेंट तो ये बहुत है। पार्स नर्वोसा पर हर सवाल में अगर आपको दिखेगा कि पार्स नर्वोसा से क्वेश्चन पूछा हुआ है, और बहुत ही आसान है, निहायत ही आसान है ये, और इसमें कंडीशंस भी कुछ कुछ एसोसिएटेड है, तो एकदम ध्यान से समझना। सबसे पहले पार्स नर्वोसा जानो कि 2 हार्मोन रिलीज करता है, एक का नाम है ऑक्सीटोसिन, दूसरे का नाम है वैसोप्रेसिन। वैसोप्रेसिन का एक और नाम है एंटी डायूरेटिक हार्मोन, एडीएच। अगर आपने एक्सक्रीशन पढ़ा है तो वहाँ पे आपको एडीएच के बारे में पूरी कथा कहानी पता चल चुकी है, तो यहाँ पे भी हम लोग वही डिस्कस करेंगे। ऑक्सीटोसिन यहाँ पे नया है आपके लिए, और अगर आपके लिए दोनों नया है तो दोनों डिस्कस कर ही रहे हैं हम लोग, ठीक है। ऑक्सीटोसिन की सबसे पहले बात करते हैं हम लोग। ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन है, ये स्मूथ मसल पे एक्ट करता है, ठीक है, स्मूथ मसल पे एक्ट करता है। अब स्मूथ मसल यूट्रस का अगर हो, ठीक है, स्मूथ मसल जो यूट्रस का है, तो उसका कॉन्ट्रैक्शन, मान लो ये यूट्रस है, ठीक है, यहाँ पे स्मूथ मसल है, स्मूथ मसल का कॉन्ट्रैक्शन कराएगा, तो फिर पार्चुरेशन में, यानी कि चाइल्ड बर्थ में वो हेल्प करता है, ठीक है। पार्चुरेशन में यानी कि फीटस को एक्सपेल आउट करने में ये यूट्रस का कॉन्ट्रैक्शन कराता है, और साथ ही साथ इसका नाम इसलिए पड़ गया है बर्थ हार्मोन। यहाँ देखो, ये यूट्रस में आपका फीटस है, ठीक है, जब कॉन्ट्रैक्शंस होंगे स्मूथ मसल के, तो ये फीटस बाहर एक्सपेल आउट होगा, यानी चाइल्ड बर्थ होगा, ठीक है, इसलिए इसका नाम है चाइल्ड बर्थ हार्मोन, ठीक है। अगर आपको ऑक्सीटोसिन ना बोल के बर्थ हार्मोन बोल दे तो क्या मार्क करोगे, ऑक्सीटोसिन, ठीक। साथ ही साथ स्मूथ मसल्स आपके सिर्फ यूट्रस में नहीं है, आपके मैमरी ग्लैंड्स में भी स्मूथ मसल्स हैं। अगर वहाँ कॉन्ट्रैक्शन होता है, ठीक है, अगर मैमरी ग्लैंड्स में कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, साथ ही साथ निपल्स में कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, तो फिर आपका मिल्क रिलीज होगा, जिसके वजह से बच्चे को न्यूट्रिशन मिलेगा, ठीक है। तो इसलिए मैमरी ग्लैंड्स में अगर कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है तो मिल्क रिलीज होगा, और इसलिए इसका नाम मिल्क इजेक्शन हार्मोन भी बना है। ये मिल्क इजेक्ट कराता है बाय स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शंस इन द मैमरी ग्लैंड्स। अब यहाँ कुछ आप इस तरीके से देख सकते हो, डायग्राम कहीं नहीं दिया है, लेकिन आपको विजुअल याद रहे इसलिए मैंने यहाँ लिया हुआ है। देखो,
ऑक्सीटोसिन जो है मिल्क इजेक्शन हार्मोन है, ओके, डायरेक्टली एक्ट कर रहा है ये मेमोरी ग्लैंड्स पे और फिर आपका मिल्क रिलीज करा रहा है। ये ह्यूमन रिप्रोडक्शन में भी एक्चुअली पढ़ना चाहिए लेकिन पढ़ाता नहीं है, पता नहीं क्यों, ठीक है। तो जैसे भी कोई इन्फेंट है वो निपल सक कर रहा है, उसकी वजह से फिर आपका मिल्क इजेक्शन हो रहा है और यहाँ हार्मोन जो प्ले कर रहा है वो क्या है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन। वेयर एज एक बात यहाँ पे आप कमाल की देखो कि अगर कोई माँ है, वो अपने किचन में खाना बना रही है, ठीक है, और वो नर्सिंग मदर है और उसका बच्चा अगर रो रहा है बेड पे, ठीक है, तब भी ये ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है। तो मतलब आप सोचो कि कितनी अद्भुत बात है, कितनी अजीब, कितनी मतलब कितनी फैसिनेटिंग चीज़ है हॉर्मोन्स का प्ले। आप यहाँ से ये सोच सकते हो, यहाँ समझ सकते हो कितना इंपॉर्टेंट है हॉर्मोन्स हमारे बॉडी में, कि मतलब वो मदर को जस्ट अ साइट ऑफ हर चाइल्ड या फिर उसका आवाज़ से भी वो मिल्क इजेक्शन हार्मोन काम करने लग जाता है। तो इस तरीके से ये बहुत ही फैसिनेटिंग चीज़ है, आपको मतलब इंटरेस्ट लेना चाहिए इसमें, अच्छी चीज़ है ये। साथ ही साथ आपको देखो ऑक्सीटोसिन का दो नाम हो गया, बर्थ हार्मोन और मिल्क इजेक्शन हार्मोन। दोनों के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन मैंने बता दिए, दोनों के फंक्शन आपको बता दिए। अब देखते हैं वैसोप्रेसिन यानी एंटी डायबिटिक हार्मोन। अगर आपने एक्सक्रीशन चैप्टर पढ़ा है तो ये आपके लिए बहुत आसान है, नहीं पढ़ा है तो और आसान है, ठीक है, क्योंकि हमेशा आपको कुछ कुछ नई चीज़ सीखती रहनी चाहिए। नाम है एंटी डायबिटिक हार्मोन, नाम से ही जाहिर है कि डायूरेसिस प्रिवेंट कर रहा है। ये डायूरेसिस इज वॉल्यूम ऑफ यूरिन एक्सक्रीशन, ठीक है। अगर वो नहीं हो तो उसको एंटी डायबिटिक हार्मोन, एंटी डायबिटिक इफेक्ट बोलेंगे, ठीक है। तो वॉल्यूम ये आपका ब्लड वॉल्यूम को बढ़ाता है, ये वॉल्यूम जो बढ़ा लिखा हुआ है ये ब्लड वॉल्यूम बढ़ा रहा है, नॉट ए यूरिन वॉल्यूम, ओके। तो ये कैसे करता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम, और सोडियम जहां वहां साथ साथ वाटर, ठीक है। तो फ्रॉम डिस्टल पार्ट्स ऑफ डीसीटी एंड कलेक्टिंग डक्ट्स, यानी डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्स और कलेक्टिंग डक्ट्स में ये एक्ट करता है आपका, और वहां से आपका सोडियम और वाटर का रीअब्जॉर्प्शन शो करता है। वेयर एज इट ऑल्सो इंक्रीजेज द ब्लड प्रेशर बाय कंस्ट्रिक्शन ऑफ द वेसल्स, ठीक है, वेसल्स के डायमीटर को कंस्ट्रिक्टरी इफेक्ट शो करेगा जिससे ब्लड प्रेशर रेज हो जाता है, ठीक है। तो ये इफेक्ट हो गया। अब देखो, अगर किसी कंडीशन के वजह से एडीएच का रिलीज कम हो जाए तो उससे यूरिनेशन आपका ज़्यादा होने लगेगा, जाहिर सी बात है। अगर एंटी डायबिटिक इफेक्ट कम हो जाएगा तो डाययूरेसिस ज़्यादा होगा। अब उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं डायबिटीज़ इंसिपिडस। इसमें शुगर नहीं होता यूरिन में, इसलिए नाम पड़ा इंसिपिडस, ठीक है। वेयरएज ये जो आपका डाययूरेसिस एक्सेसिव मतलब यूरिनेशन जो आपका फीचर है, ये डायबिटीज मेलाइटस में भी शो होता है, ठीक है, लेकिन उसमें शुगर एसोसिएटेड होता है, आपकी यूरिन में रिलीज होता है, यहाँ नहीं है। तो इसलिए इसका नाम है डायबिटीज इंसिपिडस, ठीक है, एक्सेस यूरिनेशन ड्यू टू डिक्रीज इन एडीएच, बस इतना याद रखना है। तो पास नर्वोसा वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, नीट में हर बार आ जाता है ये पास नर्वोसा का, या तो ऑक्सीटोसिन पे दे देगा या तो वैसोप्रेसिन पे दे देगा। और अगर आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा है तो ऑक्सीटोसिन आपका ह्यूमन रिप्रोडक्शन में बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वहाँ पे पूरा आपका जो पार्चुरेशन प्रोसेस है वो इसी पे डिपेंडेंट है। तो यहाँ भी आप जान गए कि बर्थ हार्मोन, मिल्क इंजेक्शन हार्मोन, दो नाम है इसका ऑक्सीटोसिन का। साथ ही साथ वैसोप्रेसिन और एडीएच जो आपका, वो भी आपने देख लिया है, ये एक्सक्रीशन में भी इंपॉर्टेंट है। मतलब ये चैप्टर आपके हर एक चैप्टर को यूनाइट करता हुआ दिखेगा आपको। अब जल्दी से हम लोग टेक्स्ट देख लेते हैं। टेक्स्ट पे पोजीशन दिखाया गया, सेलेटोसी का स्टॉक है, ठीक है। स्टॉक का नाम अगर आपको जानना है तो आप इतना जान लो, इनफंड्यूबुलम बोलते हैं उसको, ठीक है। न्यूरोहाइपोफाइसिस का दो हार्मोन, बाकी सबका तो आपने देख लिया, एक बार फुल फॉर्म भी देख लो सही से। ग्रोथ हार्मोन जीएच, प्रोलैक्टिन पीआरएल, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन टीएसएच, एडिनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन एसीटीएच, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एलएच, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एफएसएच। एमएसएच का मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। वेरेज ऑक्सीटोसिन, वैसोप्रेसिन आपने देख लिया, ठीक है, ये भी हो गया। अब यहाँ देखो, अगर ग्रोथ हार्मोन का ओवर सिक्रीशन हो जाए तो जाइगेंटिज्म, और लो सिक्रीशन हो जाए तो डॉर्फिज्म। एक्रोमेगाली अगर ओवर सिक्रीशन इन मिडिल एज यानी एडल्ट्स में, ठीक है। प्रोलैक्टिन रेगुलेट द ग्रोथ ऑफ मेमोरी ग्लैंड्स, ओके, एंड फॉर्मेशन ऑफ मिल्क इन देम। टीएसएच आपका स्टिमुलस सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ थायराइड हार्मोन। एसीटीएच ग्लूकोकॉर्टिकॉइड जो हमने देख लिया है, एड्रेनल कॉर्टेक्स में आता है, आगे चल के देखेंगे हम लोग, ठीक है। एलएचएफएसएच गोनाडोट्रोफिन्स का नाम है इनका, गोनाडोट्रोफिन्स, ठीक है। मेल में और फीमेल में एक्शन हमने देख लिया है। एमएसएच मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो मेलानिन कंटेनिंग सेल्स पे ऐड करता है और पिगमेंटेशन को रेगुलेट करता है, ये भी हम लोग ने देख लिया। और एडीएच का फंक्शन भी हमने देख लिया। साथ ही साथ अगर कम हो जाए तो फिर वाटर लॉस एंड डिहाइड्रेशन शो करेगा, और जिसको बोलते हैं डायबिटीज इंसिपिडस।
वेज इस फ्लो चार्ट से आप समझ सकते हो, ये भी मेडिकल लिटरेचर से उठाया मैंने, ये आपको कहीं एनसीईआरटी में नहीं दिया है या नहीं मिलेगा आपको, तो वहाँ देख सकते हो आप। एक बार शॉर्ट में जल्दी से देख लेते हैं। थायरोट्रोफिन अगर आप देखें तो फिर थायराइड ग्लैंड पे एक्ट करेगा। ग्रोथ हार्मोन आप देखें तो आपको पूरा नॉर्मल आपका जो बॉडी फंक्शन ग्रोथ हो रहा है वो कराएगा, ठीक है। कॉर्टिकोट्रोफिन हार्मोन कॉर्टेक्स रिलीज कराएगा और ACH ओके प्रोमोट द सिक्रीशन, इसलिए इतना डेप्थ समझ जाओ, ये अभी आगे की चीज़ है। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन फॉलिकल्स आपका स्टिमुलेट करेगा। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन भी आपका ओवरी, बस ओवरी दिखाया है, ऐसे टेस्टिस पे भी एक्ट करता है। साथ ही साथ प्रोलैक्टिन है PRL जो मेमरी ग्लैंड का आपको यहाँ पे दिखाया हुआ है, उसका ग्रोथ कराता है। तो आपका ये पिट्यूटरी ग्लैंड का पूरा काम हो गया। इसके बाद एक बहुत छोटा सा ग्लैंड आता है, बहुत छोटा सा, इसको एक डिस्क्रिप्शन में आप बस जान लो इसको, पाइनियल ग्लैंड। पाइनियल ग्लैंड का लोकेशन क्या है वो देखते हैं। इट इज़ प्रेजेंट ऑन द डॉर्सल साइड ऑफ द फोरब्रेन। बस इतना याद रखो, इसका विजुअलाइजेशन की भी ज़रूरत नहीं है, इतना अनइम्पॉर्टेंट है ये। लेकिन इससे एक बस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि इसका आपको हार्मोन का नाम पता होना चाहिए कि कौन सा हार्मोन रिलीज करता है, जिसका नाम है मेलाटोनिन। दिस इज नॉट मेलानिन, मेलानिन इज फॉर पिगमेंट, दिस इज मेलाटोनिन। याद रखो टोनिन है, यहीं पर क्वेश्चन गलत होता है, मेलाटोनिन है, ठीक है। फंक्शन क्या है इसके, कुछ बहुत सारे फंक्शन है, जिसमें से मेजर फंक्शन इसका आपका है 24 आवर्स डायurnal साइकिल को मेंटेन करना। साथ ही साथ आपका स्लीप वेक साइकिल, पिगमेंटेशन, मेटाबॉलिज्म, बॉडी टेम्परेचर, मेंस्ट्रुअल साइकिल, इन सब को मेंटेन करके चलना। मेजरली अगर इन सारे फंक्शन में आपको याद करने वाला फंक्शन बताऊं तो स्लीप वेक साइकिल याद रखो आप, और मेंस्ट्रुअल साइकिल याद रखो। मेजर पाइनियल ग्लैंड का ये दो फंक्शन है, ठीक है। साथ ही साथ 24 आवर डायurnal साइकिल तो आपको याद रखना ही रखना, कीवर्ड है ये और एग्जाम में यही आएगा। पाइनियल ग्लैंड के बारे में इतना हो गया। टेक्स्ट में देखा जाए तो ये देखो हाईलाइटेड है और यही इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। तो पाइनियल ग्लैंड के बारे में बस इतना ही एक पेज में, तो ये तो पूरा कंप्लीट हो गया। अभी तक हमने 2 ग्लैंड्स पढ़ लिए हैं और हाइपोथैलेमस भी पढ़ लिया है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग थायराइड ग्लैंड। अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड का फंक्शंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी कुछ आपको पता हो ना पता हो, लेकिन फंक्शंस याद रखो और इसके डिजीजेज यानी कि एसोसिएटेड कंडीशंस आपको याद होने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, ठीक है। थायराइड ग्लैंड स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लोकेशन की बात करें और उसके फीचर्स की बात करें तो 2 लोब में डिवाइडेड होता है, ठीक है। ट्रैकिया के दोनों साइड पे थायराइड ग्लैंड प्रेजेंट होता है, ठीक है। साथ ही साथ जो दोनों साइड प्रेजेंट है उसको बीच से कनेक्ट करता हुआ इस्थमस होता है, जिसको बीच से कनेक्ट करता है 2 लोब्स को, ओके। अगर आपको डायग्राम कहीं दिखने मिल जाए, आगे वाले पेज पे होगा, ये देखो 2 लोब हैं, ठीक है। बीच से कनेक्ट करता हुआ आपका इस्थमस है, ये आपका ट्रैकिया है, दिख गया। चलो अब देखते हैं आगे। थायराइड ग्लैंड में फॉलिकल्स प्रेजेंट होते हैं, फॉलिकुलर में फॉलिकुलर सेल्स प्रेजेंट होते हैं। फॉलिकुलर सेल्स आपके 2 तरह के हार्मोन बनाते हैं, एक हो गया ट्राइआयोडोथायरोनिन यानी कि 3 आयोडीन वाला ट्राइआयोडोथायरोनिन, साथ ही साथ आपका टेट्राआयोडोथायरोनिन, ठीक है, जिसका नाम है T4 या फिर ट्राइडो में आपको T3, ठीक है। T4 का एक और नाम आता है थायरोक्सिन। अगर आप बात करें कि मोर पोटेंट कौन है, ये एक सवाल आ जाता है कभी कभी कि T3 ज़्यादा पोटेंट है या फिर T4 ज़्यादा इफेक्टिव है, तो आप उसमें हमेशा बोलोगे T3, लेकिन रिलीज क्या होता है T4, ओके। दो चीज़ कन्फ्यूजन क्लियर। साथ ही साथ जो ये आई है, आई मतलब आयोडीन, ठीक है। आयोडीन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके फॉर्मेशन ऑफ थायरोक्सिन हार्मोन, ठीक है। अगर आयोडीन का कंडीशन ऐसा हो जाए कि आयोडीन आपकी डाइट में कम हो जाए, ठीक है, तो एक कंडीशन हो जाता है हाइपोथायरॉयडिज्म, जिसमें आपका जो थायराइड ग्लैंड है वो एनलार्ज हो जाता है, ठीक है, बड़ा हो जाता है, और उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं सिंपल ग्वाइटर। वेर एज हाइपोथायरॉयडिज्म अगर प्रेगनेंसी में हो जाए या फिर बच्चों में हो जाए तो फिर उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं क्रेटिनिज्म, ठीक है। इसके कुछ फीचर्स हैं, आपको वो याद रखने हैं कि इसमें बच्चा जो है उसका ग्रोथ एकदम स्टंटेड हो जाएगा, ग्रोथ नहीं होगा उसका, ठीक है। मेंटल रिटार्डेशन हो जाएगा, वो सोचने की क्षमता उसकी कम हो जाएगी। वेज लो IQ यानी इंटेलिजेंट क्वेश्चन उसका कम हो जाएगा, जैसे आप लोग बोलते हैं ना कुछ लोग के लो IQ है, तो वैसा उसका कंडीशन हो जाएगा। वेज स्किन भी एबनॉर्मल होगी और डेफ म्यूटिज्म शो करेगा, यानी कि सुन नहीं पाएगा, बोल नहीं पाएगा, ठीक है। क्रेटिनिज्म के ये फीचर्स हैं, आपको ये याद रखने हैं, ठीक है। स्टैंडर्ड ग्रोथ, मेंटल रिटार्डेशन, लो IQ, एबनॉर्मल स्किन एंड डेफ म्यूटिज्म। हाइपोथायरॉयड कंडीशन में है, यानी थायराइड हार्मोन कम इन प्रेगनेंसी एंड इन इन्फेंट्स, ठीक है। अगर थायराइड हार्मोन एडल्ट्स में
कम सिक्रेट हो, तो उसके वजह से जो मेंस्ट्रुअल साइकिल, जो मेंसेस हैं, ठीक है, वो आपके इरेगुलर हो जाते हैं फीमेल्स में। ऑफ कोर्स मेंसेस की बात हो रही है तो फीमेल की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। ऑफ कोर्स फीमेल्स में मेंसेस इरेगुलर हो जाते हैं ड्यू टू लो थायराइड हार्मोन सिक्रीशन। अब अगर बात करते हैं हम लोग कि थायराइड हार्मोन का सिक्रीशन अगर ज़्यादा हो जाए, ठीक है, या जैसे कि कैंसर में अगर मैं किसी चीज़ का कैंसर करा दूं तो उसका सिक्रीशन ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, या नोड्यूल्स फॉर्मेशन हो जाए तो उसमें आपका थायराइड हार्मोन एक्सेस सिक्रीट होगा। एक्सेस सिक्रीट होने वाले कंडीशन को हम लोग बोलते हैं ग्रेव डिजीज, ग्रेव्स डिजीज, या फिर एक्सोफ्थैल्मिक गॉइटर। ऑफ्था डिपार्टमेंट या ऑफ्थैल्मोलॉजिस्ट आप जानते हो आई से रिलेटेड है। एक्सोफ्थैल्मिक गॉइटर में आपकी जो आईज हैं वो बल्ज आउट हो जाती है, मतलब बाहर की तरफ एकदम बड़ी बड़ी आंखें दिखाई देती हैं, ठीक है। अदर फीचर्स आर बीएमआर इंक्रीज हो जाएगा। ऑफ कोर्स अभी हम लोग फंक्शंस पढ़ेंगे थायराइड के तो उसमें समझ जाएंगे ये क्यों हो रहा है। आइज बाहर आने लगेंगी, एनलार्ज थायराइड एंड वेट लॉस होने लगेगा आपका। वेट लॉस क्यों हो रहा है? क्योंकि बीएमआर बढ़ रहा है। बीएमआर बढ़ता है तो आपका मेटाबॉलिज्म हाई हो जाता है। हाई मेटाबॉलिज्म में जल्दी जल्दी आपका फूड कंजम्पशन होने लगेगा जिसकी वजह से आपका वेट लॉस होने लगेगा, ठीक है। तो ये फीचर्स हैं आपके ग्रेव डिजीज़ के। ग्रेव डिजीज़ में अगर मैं आपको एक डायग्राम दिखाऊं जो कि अगेन मेडिकल लिटरेचर से उठाया है कि आपको इंटरेस्टिंग लगे ये टॉपिक, ये सब्जेक्ट आपको इंटरेस्टिंग लगे, तो पेशेंट कुछ इस तरीके का दिखने लगता है, यानी कि आइज प्रोट्रूडिंग होने लगती है, ठीक है, वेट लॉस होने लगता है, बॉडी वेट कम हो जाता है, साथ ही साथ जो आपका बीएमआर है वो बहुत इंक्रीज कर जाता है। तो ये थे आपके थायराइड ग्लैंड के कुछ फीचर्स। अब हम लोग बात करते हैं फंक्शंस के बारे में। तो फंक्शंस जो है आपका बीएमआर बढ़ाने का काम करता है थायराइड, ओके। डेवलपमेंट, नॉर्मल डेवलपमेंट में काम आता है थायराइड का। फिर आपका टिश्यू डिफ्रेंसिएशन में भी काम आता है, ठीक है। इराइथ्रोपोइसिस भी इसका फंक्शन है, इराइथ्रोपोइसिस को बढ़ाता है यानी कि आरबीसीज का फॉर्मेशन। वेज वाटर बैलेंस भी इसका फंक्शन है। तो फंक्शन आपको थायराइड के याद रखने हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इस पर एमसीक्यू आया हुआ है नीट में। कैलोरीजेनिक इफेक्ट भी है, ठीक है, मतलब कि ये फूड अगर बीएमआर बढ़ा रहा है यानी कंजम्पशन बढ़ा रहा है तो आपको से उसके हीट भी रिलीज कराता है, ठीक है। साथ ही साथ प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म में भी इंपॉर्टेंट है। और एक लास्ट चीज़ यहाँ पे देखने वाली है कि एक हमारा कैल्सिटोनिन हार्मोन जो है वो भी रिलीज होता है, जो एक हाइपोकैल्सेमिक हार्मोन है। हाइपो विथ रिस्पेक्ट टू ब्लड, यानी ब्लड में कैल्शियम की मात्रा ये कम करता है, ठीक है। तो फिर डिक्रीज कैल्शियम लेवल इन द ब्लड, ये इसका काम है, डिक्रीजिंग कैल्शियम लेवल इन द ब्लड। तो ये हाइपोकैल्सेमिक हार्मोन कैल्सिटोनिन भी रिलीज करता है। तो आपको फंक्शंस एकदम टिप्स पे होने चाहिए, प्लीज़ इसको रट जाओ, सारे फंक्शन आप रट जाओ। मैं वैसे समझा भी दिया, बीएमआर बेसल मेटाबॉलिक रेट आपका बढ़ाता है, डेवलपमेंट में काम आता है, टिश्यू डिफ्रेंसिएशन में काम आता है, इरेथ्रोपोइसिस बढ़ाता है, ठीक है, H2O बैलेंस यानी वाटर बैलेंस में काम आता है, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस में काम आता है, ठीक है, कैलोरीजेनिक इफेक्ट भी है, प्रोटीन फैट कार्ब मेटाबॉलिज्म में भी इसका फंक्शन है। तो थायराइड में ये सारे तो याद करने ही थे। वेरएस आपको डिजीजेस भी याद रखने हैं। डिजीज में आपको एक्सोफ्थैल्मिक गॉइटर एकदम अच्छे से याद हो गया होगा, बीएमआर बढ़ेगा, वेट लॉस होगा, एनलार्ज थायराइड होगा, आइज बाहर आएंगी। डायग्राम से आप ये सॉरी फोटो से आप देख भी सकते हो, इतना अच्छे से अब कोई विजुलाइज नहीं कराएगा आपको, ठीक है, करा दिया है, याद कर लो इसको। साथ ही साथ आपको अगर कम हो जाए तो फिर आपका प्रेगनेंसी में अगर कम हो जाता है, इन्फेंट में कम हो जाता है, क्रेटिनिज्म हो जाएगा जिसमें बच्चा का ग्रोथ कम हो जाता है, मेंटल रिटार्डेशन शो करता है, आईक्यू कम हो जाता है, ठीक है, ये सारे, और डेफ म्यूटिज्म, ये सब उसका फीचर है। वेर एज एडल्ट में अगर कम हो जाता है तो फीमेल में इरेगुलर मेंसेस शो करेगा, उसका मैनिफेस्टेशन है। फिर आपका हाइपोथायरॉयडिज्म अगर नॉर्मली आयोडीन की वजह से हो रहा है तो सिंपल गॉइटर, आपका गॉइटर यानी कि थायराइड जो है एनलार्ज हो जाएगा। तो ये आपके कुछ फीचर्स थे थायराइड ग्लैंड के। वही चीज़ यहाँ टेक्स्ट में भी दिखा है, ठीक है, इस्टमक से कनेक्टेड होता है। हाइपोथायरॉयडिज्म ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कॉजेज डेवलपमेंट डिफेक्टिव डेवलपमेंट मैचुरेशन ऑफ द ग्रोइंग बेबी लीडिंग टू स्टंटेड ग्रोथ क्रेटिनिज्म। बहुत शॉर्ट में यहाँ बता दिया, वहाँ मैंने एक जगह पर पूरा सारे पॉइंट्स गिना दिए आपको, ठीक है। बेसल मेटाबॉलिक रेट में भी इसका काम आता है। वेर एज ऑल्सो सीक्रेट अ हार्मोन कॉल्ड थायरोकैल्सिटोनिन, जिसका नाम हम लोग टीसीटी प्यार से बुलाते हैं तो छोटा नाम है, विच रेगुलेट ब्लड कैल्शियम लेवल। तो रेगुलेट कैसे करता है ये नहीं बताया, हमेशा याद रखो डिक्रीज कराता है, हाइपोकैल्सेमिक हार्मोन है। अब अगर हम लोग थायराइड की बात कर लिए हैं तो थायराइड को अगर पलट के देखो तो पीछे में मान लो थायराइड अगर ऐसे है, ठीक है, तो इसके पीछे में आपका पैराथायराइड ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। टोटली ये 4 होते हैं नंबर में, टोटल ये 4 होते हैं नंबर में, 2 इस लोब पे, 2 इस लोब पे, ठीक है, 1 2 3 4। काम क्या है? पैराथायराइड हार्मोन, पैराथायराइड हार्मोन, ऑफ कोर्स पैराथायराइड ग्लैंड है, पैराथायराइड हार्मोन रिलीज कर रहे हैं, ठीक है। इसको हम लोग प्यार से पैराथ हार्मोन बोलते हैं। तो कहीं पैराथ हार्मोन या पैराथायराइड हार्मोन लिखा आ जाए तो प्लीज़ डरना मत,
पैराथॉर्मोन इज सेम फॉर पैराथायरॉयड हार्मोन। करता क्या है, काम क्या है इसका? दिस इज हाइपर कैल्सेमिक हार्मोन। वहाँ कैल्सिटोनिन की जब बात की थी हमने तो वो आपका हाइपोकैल्सेमिक हार्मोन था। यहाँ जब हम लोग इसकी बात कर रहे हैं तो ये हाइपर कैल्सेमिक हार्मोन है। साथ ही साथ फॉस्फेट को कम कराता है, यानी कि हाइपोफॉस्फेटिक हार्मोन भी है ये। अगर फंक्शंस की बात करें हम लोग, सबसे पहला और मेजर फंक्शन तो इसका यही है, हाइपर कैल्सेमिक हार्मोन है विथ रिस्पेक्ट टू, ऑफ कोर्स जब भी बात कर रहे हैं हम लोग तो ब्लड के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, ब्लड में कैल्शियम बढ़ाता है। अब ये कैसे बढ़ाता है तो वो थोड़ा सा देख लेते हैं। हाउ इट इंक्रीजेस कैल्शियम लेवल इन ब्लड बाय रीनल एब्जॉर्प्शन। अब देखो कैसे कैसे फंक्शन सोचो, मैं जो खाना खा रहा हूँ उसमें से अगर मैं एब्जॉर्प्शन बढ़ा दूँ कैल्शियम का तो बढ़ सकता है, ठीक है। अगर मैं मेरे बोन से जो कैल्शियम है उसको काट काट के निकालूँ और फिर ब्लड में डाल दूँ तो बढ़ सकता है ब्लड में कैल्शियम लेवल। अगर मैं किडनी में जो मेरा फिल्ट्रेट हो रहा है उसमें से कैल्शियम को एब्जॉर्ब कर लूँ तो मेरा कैल्शियम बढ़ सकता है, ठीक है। तो वही यहाँ 3 पॉइंट गिनाए हैं, एक तो रीनल एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम, दूसरा एब्जॉर्प्शन ऑफ फ्रॉम द डाइजेस्टिव सिस्टम, तीसरा बोन को काट काट यानी डीमिनरलाइजेशन एंड रिजॉर्प्शन ऑफ बोन, ठीक है। तो उससे भी मेरा कैल्शियम ब्लड में बढ़ जाएगा। अब देखो दोनों का इंटरप्ले आपको समझने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे मैंने ये एनसीईआरटी में कहीं नहीं दिया है ये चीज़, यहाँ समझ लो अच्छे से, एक बार देख लो याद हो जाएगा। बोन को यहाँ लिखा है, ब्लड को यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। चीज़ें समझो, सब आसान होगा। पैराथायरॉयड हार्मोन हाइपर कैल्सियमिक है, यानी ब्लड में कैल्शियम लेवल बढ़ाएगा, तो इसलिए इस एरो पे मैंने ऊपर में पीटीएच लिखा है। तो हाइपर कैल्सियमिक यानी कि बोन से उठा के ब्लड में कैल्शियम डाल रहा है, इसलिए यहाँ पे एरो दिया है। वेरेज थायरोकैल्सिटोनिन आपका हाइपोकैल्सियमिक हार्मोन है, यानी ब्लड से कम कर रहा है, तो फिर कहाँ जाएगा, बोन में जाएगा। तो ब्लड से कैल्शियम निकाल के बोन में डालेगा, तो हाइपोकैल्सियमिक हार्मोन। वही चीज़ यहाँ पे पैराथायरॉयड हार्मोन, अगेन मेडिकल लिटरेचर से ये लिया है थोड़ा सा आपको दिखाने के लिए कि फॉस्फेट के लिए हाइपोफॉस्फेटिक है, यानी देखो एक ग्राफ नीचे जा रहा है, हाइपोफॉस्फेटिक यानी कि कम कर रहा है फॉस्फेट को कम कर रहा है, वेरएस कैल्शियम को बढ़ा रहा है। देखो रेड वाले से दिख रहा होगा आपको कैल्शियम बढ़ रहा है, ठीक है। तो ये डायग्राम से भी आप समझ सकते हो, बहुत तरीके से समझा दिया, टेक्स्ट भी दिखा दिया। अब चलो टेक्स्ट देखते हैं, एनसीईआरटी भी देख लो, अब आपको पूरा रट गया होगा ये चीज़। तो कैल्शियम आयंस का रेगुलेशन कराता है, ठीक है, अलॉन्ग विथ टीसीटी सिग्निफिकेंट रोल इन कैल्शियम बैलेंस, जो कि अभी हम लोग ने पूरा देख लिया अच्छे से। लोकेशन देख लो आप, थायराइड है पीछे से दिखाया गया है, देखो बी से बी डायग्राम है, यानी डॉर्सल साइड यानी पीछे दिखाया गया है। पैराथायरॉयड हार्मोन 1 2 3 4 पीछे में 2 इस पे 2 स्लोप पे। अब यहाँ पे देखो एक थोड़ा सा फंक्शन देख लो आप, वही चीज़ वापस से समराइज की गई है, मेडिकल लिटरेचर से लिया गया है डायग्राम। देखो कैल्शियम अगर कम होता है बॉडी में, ठीक है, पैराथायरॉयड हार्मोन रिलीज होगा पैराथायरॉयड ग्लैंड से, ठीक है। पैराथायरॉयड हार्मोन जाएगा बोन के पास, बोलेगा बोन भाई टूटो मुझे दो कैल्शियम, तो वो यहाँ पे बोन रिजॉर्प्शन कराएगा, कैल्शियम इफ्लक्स कराएगा। वह इंटेस्टाइन पे ऐड करेगा, बोलेगा भाई कैल्शियम खाने में से ज़्यादा एब्जॉर्ब करो, तो एब्जॉर्प्शन भी होगा। वह किडनी पे जाएगा, बोलेगा भाई कैल्शियम का रीअब्जॉर्प्शन करो, एक्सीट मत होने दो। तो टोटल कैल्शियम आपका बढ़ जाएगा ब्लड में, ठीक है। ये बहुत बार एमसीक्यू में पूछा था, इसलिए मैंने इतना डिटेल में इसको डिस्कस किया है, नहीं तो मेरा कोई शौक नहीं है, ठीक है, क्योंकि एमसीक्यू में आता है और वहाँ पे कंफ्यूज ना हो जाओ आप, इसलिए मॉक टेस्ट में भी आएगा और नीट में भी आएगा ये। अब आते हैं नेक्स्ट एंडोक्राइन ग्लैंड पे, जो कि है थाइमस, ठीक है। थाइमस का लोकेशन अगर आप सबसे पहला पिक्चर याद करो जो दिखाया था आईफोन 16 प्रो मैक्स, तो वहाँ से अगर आपको याद हो तो बिटवीन द लंग्स एंड वेंट्रल टू एओर्टा, अगर आप बॉडी फ्लूइड सर्कुलेशन चैप्टर देखा है तो आपने हार्ट का डायग्राम देखा होगा, हार्ट का डायग्राम देखा होगा, उसमें एओर्टा ऐसे निकलता है आपका, ठीक है, वेंट्रिकल में से। वेंट्रिकल से जब एओर्टा निकला उसके जस्ट आगे आपका थाइमस होता है, और दो लंग्स के बीच में आपका थाइमस होता है, और आगे से स्टर्नम जो होता है वो कवर किया रहता है। तो ये आपका कुछ 3D लोकेशन था। वेयर एज इसका रिलीज क्या करता है, ये रिलीज क्या करता है, थाइमोसिन्स रिलीज कराता है, थाइमोसिन्स रिलीज कराता है, ठीक है। फंक्शन की बात करें तो फंक्शन इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, और एक इसका इंपॉर्टेंट फंक्शन है ये डिफरेंशिएशन ऑफ द टी लिम्फोसाइट्स। टी लिम्फोसाइट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। इम्यून सिस्टम में आप पढ़ोगे 12th में एक्चुअली इसको डिटेल में, बस यहाँ पे याद रखो कि टी लिम्फोसाइट्स आर इन्वॉल्व इन सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, वेयर एज दिस थाइमोसिन्स ऑल्सो हेल्प इन प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडी, ए बी इज फॉर एंटीबॉडी, लिख ही देता है एंटीबॉडी, ठीक है। एंटीबॉडी रिस्पॉन्सिबल फॉर ह्यूमरल इम्यूनिटी, ओके। अब अगर आप यहाँ ध्यान से देखो तो आप जब समरी देखोगे एनसीईआरटी की तो वहाँ पे कुछ लाइन छुपा के लिख देता है ये। तो याद देखो, इन एडिशन थाइमोसिन्स ऑल्सो इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज टू प्रोवाइड ह्यूमरल इम्यूनिटी। टेक्स्ट में नहीं दे के समरी में लिख देते हैं ये लोग, तो आपको वहाँ से मैंने उठा के यहाँ लिखा दिया है। साथ ही साथ जो थाइमस है, अब देखो यहाँ पे इम्यूनिटी का काम कर रहा है, लेकिन जब
आदमी बुढ़ाता है, जब एजिंग होती है, तो उसका थाइमस डिजेनरेट करता है। थाइमस डिजेनरेट करेगा तो जाहिर सी बात है जो ग्लैंड डिजेनरेट कर जाए, जो मेरा रिलीज़ कर रहा था हार्मोन, वो भी तो हार्मोन भी फिर डिक्रीज़ करेगा, थाइमोसिन डिक्रीज़ होगा। अब जैसे ही थाइमोसिन डिक्रीज़ होगा तो मेरी इम्यूनिटी कमज़ोर होती जाएगी, इसलिए ओल्डर पीपल हैव वीकर इम्यूनिटी। ओके, लोकेशन की बात करें तो अगेन टेक्स्ट में देख लो आप, बिटवीन द लंग्स, बिहाइंड द स्टर्नम, ऑन द वेंट्रल साइड ऑफ एओर्टा। एओर्टा मान लो ऐसे गई हुई, ठीक है, दो हाथ से दिखाना पड़ेगा, एओर्टा ऐसे गई हुई, ठीक है, थाइमस यहाँ है, ओके, वेंट्रल साइड पर आगे की तरफ है, आगे की तरफ है, आगे इसके आपका स्टर्नम कवर किया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे दो लंग्स हैं, दो लंग्स के बीच में थाइमस है, एओर्टा ऐसे और आगे में स्टर्नम, तो कुछ इस तरीके का आपका विजुअल रिप्रेजेंटेशन है। वेर एज इम्यूनिटी देख लिया आपने, ओल्डर पर्सन में कमज़ोर हो जाता है इम्यूनिटी, तो ये भी हम लोग ने देख ली। मेजर इसका फंक्शन क्या है, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, ऑल्सो ह्यूमरल इम्यूनिटी बिकॉज समरी में दिया हुआ है। ओके, अब आते हैं एक और मेजर ग्लैंड पे जो कि है एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड जो है आपका, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें बहुत सारे हार्मोन्स रिलीज हो रहे हैं, ठीक है, और इस पर बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं नीट में, तो आप कुछ अभी तक समझे हो ना समझे हो, थायराइड, एड्रिनल ग्लैंड और पिट्यूटरी ग्लैंड, ये तीनों तो एकदम टिप्स पे होना चाहिए आपके। चलो अब देखते हैं, एड्रिनल ग्लैंड की बात करें तो सबसे पहले अगेन स्टार्ट करेंगे हम लोग लोकेशन से, कि लोकेटेड कहाँ है। एंटीरियर पार्ट ऑफ ईच किडनी, कभी मत बोलना किडनी के ऊपर प्रेजेंट है, हमेशा बोलना एंटीरियर पार्ट प्रेजेंट है, ठीक है, वो ज़रूर इसमें आपको कन्फ्यूज करेगा, सुपीरियर पार्ट ऑफ किडनी देखें, नहीं, आपको एंटीरियर पार्ट ऑफ किडनी बोलना है। साथ ही साथ अगर इसके डिवीजन की बात करें तो दो पार्ट में डिवाइड होता है, एक मेड्यूला जो कि सेंटर में होता है, कॉर्टेक्स जो पेरिफेरली होता है वो कॉर्टेक्स होता है, ठीक है, सेंट्रली लोकेटेड मेड्यूला, यहाँ डायग्राम में भी देख सकते हो, और पेरिफेरली आपका कॉर्टेक्स है। अब सबसे पहले हम लोग कॉर्टेक्स की बात करेंगे। कॉर्टेक्स को अगर बाहर से अंदर की तरफ आप आओ, ठीक है, कॉर्टेक्स में अगर आप बाहर से अंदर की तरफ आओ तो आपके 3 लेयर में डिवाइडेड है, जिसमें से सबसे पहला लेयर है जोना ग्लोमेरुलोसा, फिर आता है फेसिक्युलाटा, और सबसे अंदर आता है रेटिक्युलरिस, ठीक है। तो सबसे पहले लेयर की बात करते हैं जो कि जोना ग्लोमेरुलोसा है, और उसमें कौन से हार्मोन्स रिलीज होते हैं, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स। नाम जैसा सजेस्ट करता है तो जाहिर सी बात है कुछ मिनरल और वाटर ऐसा कुछ रिलेशन है, ठीक है। तो मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स मेनली आपका एल्डोस्टेरोन। अब अगर आप याद करो तो एल्डोस्टेरोन का फंक्शन क्या था, वाटर एब्जॉर्प्शन, सोडियम एब्जॉर्प्शन, ठीक है, फ्रॉम डिस्टल ट्यूब्यूल्स, तो वही यहाँ पे फंक्शन है, सोडियम एंड वाटर एब्जॉर्प्शन फ्रॉम डिस्टल ट्यूब्यूल्स, एंड साथ ही साथ पोटेशियम एक्सक्रीशन भी इसका एक फंक्शन है, ठीक है। तो कभी ऐसा मोस्ट अप्रोप्रिएट स्टेटमेंट पूछ दे तो आपको बताना होगा कि पोटेशियम का एक्सक्रीशन भी इसका काम है, ठीक है। मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स यहाँ खत्म। अब आते हैं अंदर वाली लेयर पे जो कि है जोना फेसिक्युलाटा। फेसिक्युलाटा में आपका मेनली ग्लूकोकॉर्टिकॉइड सिक्रीट हो रहे होते हैं, ठीक है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड सिक्रीट करता है, जिसमें कॉर्टिसोल, कॉर्टिसोन, कॉर्टिकोस्टिरोन, 3 नाम है, मेजरली आपको याद रखना है कॉर्टिसोल, SOL वाला, ठीक है। फंक्शन क्या है, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लूकोनियोजेनेसिस क्या होता है बता दूं, कि नॉन कार्बोहाइड्रेट पार्ट्स जैसे कि अमीनो एसिड्स, उनसे अगर आपका ग्लूकोज बन रहा है तो उसको ग्लूकोनियोजेनेसिस बोलेंगे, नियो, ग्लूकोजेनेसिस नहीं, ग्लूकोनियोजेनेसिस, ठीक है। साथ ही साथ ये क्या कराता है, लिपोलाइसिस यानी फैट का ब्रेकडाउन, प्रोटियोलाइसिस प्रोटीन का ब्रेकडाउन इनटू अमीनो एसिड, फैट का ब्रेकडाउन इनटू फैटी एसिड्स, और साथ ही साथ आरबीसी का फॉर्मेशन बढ़ाता है, डब्ल्यूबीसी का फॉर्मेशन कम कराता है, डिक्रीज कराता है, और एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट भी होता है, और इम्यूनोसप्रेसिव भी होता है कॉर्टिसोल। इतने सारे फंक्शंस हैं कॉर्टिसोल के, तो मेन फंक्शन आपको याद रखने हैं। और साथ ही साथ सेलुलर अपटेक जो है अमीनो एसिड का, उसको भी कम कराता है एंड डिक्रीज कराता है। तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड के फंक्शन में आपको याद रखना है कॉर्टिसोल उसका मेन हार्मोन है। कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, ग्लूकोनियोजेनेसिस, लिपोलाइसिस, प्रोटियोलाइसिस, आरबीसी का प्रोडक्शन बढ़ाना, डब्ल्यूबीसी का घटाना, साथ ही साथ एंटी इन्फ्लेमेटरी एंड इम्यूनोसप्रेसिव। ऐसे पॉइंट वाइज याद करोगे तो याद हो जाएगा, तो इसको प्लीज याद कर लेना। जोना रेटिकुलरिस, सबसे अंदरूनी लेयर, जोना रेटिकुलरिस, जिसमें आपका गोनाडोकॉर्टिकॉइड्स रिलीज होते हैं, ठीक है। मेजर एग्जांपल इज एस्ट्रोजन, ठीक है। और हम लोग को पता है कि आप ह्यूमन रिप्रोडक्शन से भी थोड़ा सा रिलेट कर सकते हो कि एक्सटर्नल सेक्सुअल कैरेक्टर्स जो हैं वो ये हार्मोन आपके डेवलप कराते हैं, जैसे कि एक्सियल, अंडर आर्म वाले, प्यूबिक हेयर, फेशियल हेयर, ये सारे काम आपका ये गोनाडोकॉर्टिकॉइड्स आपको कराते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल एस्ट्रोजन।
तो मेन आपको 3 याद रखना था, ग्लोमेरुलोसा सबसे बाहरी लेयर जो अब मिनरलोकॉर्टिकॉइड रिलीज कराता है, फिर आता है जोना फेसिकुलेटा जो मिडल लेयर है वो आपका कॉर्टिसोल का फंक्शंस आपको मेजरली इंपॉर्टेंट है, ग्लूकोनियोजेनेसिस, लिपोलाइसिस, प्रोटियोलाइसिस, आरबीसी बढ़ाना, डब्ल्यूबीसी घटाना, इम्यूनोसप्रेसिव और एंटी इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स। वेयर्स जोना रेटिकुलरिस गोनाडोकॉर्टिकॉइड्स एस्ट्रोजन आपको रिलीज कराता है, एक्सटर्नल सेक्स कैरेक्टर्स सेक्सुअल कैरेक्टर्स आपको डेवलप कराता है जैसे एक्सियल प्यूबिक फेशियल हेयर, सब कुछ रिलेटेबल है आपका क्लास 12 के ह्यूमन रिप्रोडक्शन से। अब यहाँ बात करते हैं, कॉर्टेक्स तो हो गया, अब आपको मेड्यूला की बात। मेड्यूला जो है वो बीच वाला पोर्शन है, यहाँ पे 3F आपको याद रखना है, यहाँ से हार्मोन तब रिलीज होते हैं जब 3F कंडीशन में आप प्रेजेंट हो, ठीक है। फ्लाइट, फ्राइट या फिर फाइट, ये 3 कंडीशन वाले ये हार्मोन है। मतलब कि या तो आपके सामने शेर आ गया, मान लो एग्जांपल आपके सामने शेर आ गया, ठीक है, या तो आप भाग जाओगे वहाँ से फ्लाइट, और आप डर जाओगे बहुत ज़्यादा फ्राइट, या फिर आप लड़ोगे उससे तो फाइट, ठीक है। तो ये 3 फंक्शंस 3F वाला हार्मोन है ये, ठीक है। कैटाकोलामाइंस इनको बोलते हैं प्यार से, जिसमें आता है आपका एड्रेनलिन, एपिनेफ्रिन या फिर नॉर एड्रेनलिन, नॉर एपिनेफ्रिन। तो 2 ही याद रखो, 2 तो याद हो गए, एड्रेनलिन और एपिनेफ्रिन, 2 याद हो गए, नॉर एड्रेनलिन नॉर एपिनेफ्रिन। बात करें कि अब इसमें देखो, इसमें याद करने की जरूरत नहीं है, आप ऐसे सोचो, कैटेकोलामाइंस रिलीज हुए, आप स्ट्रेस कंडीशन में हो, एकदम आपके सामने कोई शेर आ गया, ठीक है, तो क्या होगा, अब आपकी आइज में आपको ज़्यादा लाइट चाहिए क्योंकि आपको भागना है, तो आपके जो प्यूपिल्स होंगे वो डायलेट होंगे, जिससे लाइट ज़्यादा आएगी, आपको ज़्यादा दिखाई देगा, आप भागोगे। तो पहला पॉइंट क्लियर। आपका हार्ट रेट तेज़ होगा क्योंकि आपको मसल्स में अब ब्लड चाहिए आपको तेज़ भागने के लिए, तो हार्ट रेट तेज़ होगा। अब हार्ट रेट तेज़ होगा और आपको ऑक्सीजन ज़्यादा चाहिए क्योंकि आपके मसल ज़्यादा काम कर रहे हैं, तो आपको रेस्पिरेटरी रेट भी आपका तेज़ होगा। अब भाई साहब जो पसीना छूटेगा आपका शेर देख के, तो स्वेटिंग भी ज़्यादा होगी। अब आप अलर्ट रहोगे कि कहीं दूसरे उधर से दूसरा शेर तो नहीं आ गया, ना आ जाए, इधर से तीसरा शेर ना आ जाए, तो आप अलर्ट भी उतना ही रहोगे, अलर्टनेस बढ़ेगी। और साथ ही साथ आप स्पाइडरमैन का अगर आपको होम कमिंग सीन याद है, तो जब वो अपने कहाँ पे रहता है, बस में रहता है, तो उसके रोंग खड़े हो जाते हैं, तो पाइलो इरेक्शन भी होता है आपका, ठीक है, तो वो भी फंक्शन है। जैसे उसको पता चल जाता है ऊपर से कोई स्पेसशिप आ रहा है, तो सारे उसके जो हेयर फॉलिकल वो खड़े जाते हैं, तो वो भी यहाँ पे कैटेकोलामाइंस वाला जो है मेन आपका फंक्शंस ये सारे हैं, ठीक है। अब आते हैं हम लोग डिजीज़ के बारे में बात करते हैं, तो 2 डिजीज़ हैं यहाँ इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है, ठीक है। ऐसे एक्चुअली एनसीईआरटी में तो एडिसन्स दिया हुआ है, और एक पता नहीं क्यों क्वेश्चन में पूछ दिया था कशिंग, लेकिन वो एलिमिनेशन से बन सकता था, ऐसा नहीं था कि आपको नहीं आता होगा। देखते हैं, चलो। सबसे पहला डिजीज़ आपको देखना है एडिसन डिजीज़। एडिसन डिजीज़ में हमेशा याद करो इट विल बी डेफिशिएंसी, ठीक है, एडिसन्स एड डेफिशिएंसी, एड डेफिशिएंसी, एड डेफिशिएंसी, ऐसे याद कर लो, ठीक है। कॉर्टेक्स के जो हार्मोन्स है जैसे मिनरलोकॉर्टिकॉइड और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, इनका डिक्रीज हो जाना, उसकी वजह से आपको एडिसन डिजीज होता है, जिसमें मेजर फीचर आप देखो, कॉर्टेक्स का क्या क्या काम था। मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स तो सोडियम बढ़ाता था, पोटेशियम को कम करता था ब्लड में, यहाँ क्या होगा, सोडियम कम हो जाएगा, पोटेशियम बढ़ जाएगा, क्योंकि आपका वो काम नहीं कर रहा है, ठीक है, मिनरलोकॉर्टिकॉइड रिलीज नहीं हो रहा है कॉर्टेक्स में से। साथ ही साथ नोजिया, वॉमिटिंग और डायरिया भी आपका शो करेगा, और आपका जो ब्लड शुगर लेवल है वो कम हो जाएगा। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड क्या करता था, वो आपका हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन था, ग्लूकोज बढ़ाता था, यहाँ क्या होगा, कम हो जाएगा, ठीक है। साथ ही साथ ब्रोंज पिगमेंटेशन दिखने मिलेगा आपको स्किन में, ठीक है। फिर साथ ही साथ वीकनेस और फटीग भी एनसीईआरटी की लाइन है, वीकनेस और फटीग आपको एडिसन डिजीज में दिखेगा। एडिसन डिजीज कॉर्टेक्स के हार्मोन्स का डिक्रीज हो जाना, डेफिशिएंसी ऑफ मिनरलोकॉर्टिकॉइड, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, साथ ही साथ सारे फंक्शन आपको बता दिए मैंने। फंक्शन से रिलेट करो तो आपको बीमारी के भी फंक्शन, बीमारी में क्या क्या मैनिफेस्टेशन होंगे वो भी आपको समझ आ जाएगा, क्योंकि आप फंक्शन जानते हो, तो फंक्शन पे मेजरली फोकस करो याद करने के, ठीक है। दूसरा डिजीज है कशिंग सिंड्रोम, ठीक है। अब कॉर्टेक्स का अगर ट्यूमर हो जाए तो एक्सेसिव सिक्रीशन होगा, ठीक है। मेजरली यहाँ पे जिसकी बात होती है वो है आपका कॉर्टिसोल का एक्सेस सिक्रीशन, ठीक है। तो कशिंग सिंड्रोम कॉर्टेक्स का ट्यूमर, ऐसे याद कर लो, कॉर्टेक्स का ट्यूमर, ठीक है, कॉर्टेक्स का ट्यूमर, कशिंग सिंड्रोम, ठीक है। इसमें आपको मून फेस दिखने लगेगा, जनरलाइज स्वेलिंग, पूरा मून फेस दिखेगा आपको। मेन फीचर ये है, नीट में भी यही क्वेश्चन आया था, तो आपको मून फेस दिखने लगेगा, ठीक है। अब देखो आप एनसीईआरटी की टेक्स्ट को जल्दी से देखते हैं। 2 टाइप के टिश्यूज़ हो गया, मेड्यूला और कॉर्टेक्स, ठीक है। अंडर प्रोडक्शन में सबसे पहले आपको बताया हुआ है कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म वीक हो जाएगा, एक्यूट वीकनेस एंड फटीग, एंड एडिसन डिजीज में ये आता है डेफिशिएंसी। तो एनसीईआरटी में बस इतना ही दिया है, लेकिन कशिंग सिंड्रोम आपको पूछ दिया गया था नीट में, तो आपको थोड़ा सा मैंने ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दे दिया कि उसमें मून फेस होता है, कॉर्टेक्स का ट्यूमर हो गया, मेनली मेजरली कॉर्टिसोल बढ़ जाता है, ठीक है।
अब देखो ये सारे फंक्शन हमने देख लिया, अभी शेर आ जाए सामने तो उससे आप रिलेट करोगे क्या क्या होगा, धड़कन तेज हो जाएगी, रेस्पिरेशन तेज हो जाएगी, ठीक है। वेराज आपको 3 लेयर के सारे फंक्शन बता दिए। अब देखो यहाँ कॉर्टिसोल एंटी इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन, सप्रेसेस इम्यून सिस्टम, आरबीसी प्रोडक्शन बढ़ाता है, डब्ल्यूबीसी कम कराता है, ठीक है। साथ ही साथ आपके जो एल्डोस्टेरोन है वो आपको फंक्शन एक्सक्रीटरी सिस्टम से भी पता है थोड़ा थोड़ा, इलेक्ट्रोलाइट, बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम, ऑस्मोटिक प्रेशर एंड ब्लड प्रेशर बैलेंस कराता है। और जो आपका स्टीरॉयड, जो आपके एंड्रोजेनिक स्टीरॉयड्स हैं वो एक्सियल हेयर, प्यूबिक हेयर, फेशियल हेयर ड्यूरिंग प्यूबर्टी ये सारे रेगुलेट करता है, ग्रोथ कराता है। अभी तक इतने सारे ग्लैंड्स देख लिए हमने, अब आते हैं हम लोग पैनक्रियाज पे, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है पैनक्रियाज भी, क्योंकि इससे एसोसिएटेड आपके डायबिटीज़ मेलाइटस है, जो कि बहुत ही ज़्यादा प्रेवलेंट है हमारे कंट्री में, ठीक है, डायबिटीज़ मेलाइटस। और आपको इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले जानते हैं पैनक्रियाज का टाइप क्या है। देखो पैनक्रिया जो है हमारा वो एक्सोक्राइन ग्लैंड भी और एंडोक्राइन ग्लैंड भी है। तो वो हम लोग एक्सोक्राइन ग्लैंड तो डाइजेस्टिव सिस्टम में जब होती थी बात तब हम लोग डिस्कस करते थे, लेकिन अब वो चैप्टर हटा दिया गया है। तो एंडोक्राइन वाले जो पार्ट है वो हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। एंडोक्राइन ग्लैंड वाला जो पार्ट है वो डिस्कस कर रहे हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड वाला जो पार्ट है उसमें 1 से 2 मिलियन, 1 मिलियन 10 लाख, तो आप समझो कि 10 से 20 लाख आइलेट ऑफ लैंगरहंस टाइप का डिफ्यूज पैचेस होते हैं, ठीक है, आइलेट ऑफ लैंगरहंस, जो कि कंस्टिट्यूट करते हैं आपके एंडोक्राइन ग्लैंड को, पैनक्रिया के। और फिर भी एक भी 10 से 20 लाख या 1 से 2 मिलियन होने के बाद भी सिर्फ 1 से 2% ही है ये टोटल पैनक्रिया का। समझो पैनक्रिया कितना बड़ा है। अब इसमें 2 पैचेस हैं, एक अल्फा सेल्स, एक बीटा सेल्स। डेल्टा सेल्स हम लोग नहीं अभी पढ़ेंगे, ठीक है, वो अब ज़रूरत नहीं है आपको। अल्फा सेल्स आपका ग्लूकागॉन रिलीज कराता है, बीटा सेल इंसुलिन, ठीक है, इंसुलिन, दिस इज इंसुलिन नॉट इन्यूलिन। इन्यूलिन दूसरी चीज़ है, उससे कंफ्यूज मत करना, हमेशा स्पेलिंग देखना। इंसुलिन, SULIN है यहाँ पे, तब आपका बीटा सेल वाला होगा। अब पहले सेल की बात करते हैं जो कि अल्फा सेल। अल्फा सेल से जो आपका ग्लूकागॉन रिलीज होता है वो आपका हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन है, मतलब कि ये ग्लूकोज को आपके ब्लड में बढ़ाएगा। अब ग्लूकोज को ब्लड में बढ़ाने के लिए कुछ कुछ तरीके होते हैं, वो हम लोग देखते हैं, ठीक है। आपको पता है स्टोरेज फॉर्म क्या है, ग्लाइकोजन है। अगर ग्लाइकोजन का ब्रेक डाउन कराएंगे तो ग्लूकोज ब्लड में बढ़ जाएगा। अब अगर आपको ग्लूकोज हटाना है तो स्टोरेज फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो अगर मैं स्टोरेज फॉर्म में कन्वर्ट करूं तो मैं ग्लूकोज को उठा के ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता हूं। स्टोरेज फॉर्म में कन्वर्ट हो गया तो मैं ब्लड से कम हो जाएगा ना, ठीक है। तो सबसे पहला ग्लाइकोजेनोलाइसिस। अब ग्लाइकोजेन का लाइसिस करा दो, यानी उसको ब्रेक डाउन कर दो ग्लाइकोजन को, तो मेरा ग्लूकोज बढ़ जाएगा, ठीक है, तो ग्लूकोज बढ़ जाएगा। ग्लूकोनियोजेनेसिस, वहीं जो पढ़ा था हमने, यानी कि नॉन कार्बोहाइड्रेट पार्ट जैसे कि अमीनो एसिड से हमारा ग्लूकोज बना देना, तो ग्लूकोनियोजेनेसिस हो रहा है, ठीक है। तो मुझे किसी तरह ग्लूकोज बढ़ाना है, हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन हूं मैं तो, ठीक है। या फिर सेलुलर अपटेक ऑफ ग्लूकोज को कम कर देना, यानी सेल्स को बोलना कि भाई रुक, ग्लूकोज मत कंज्यूम कर, अभी ब्लड में ज़रूरत है, ग्लूकोज मत कंज्यूम कर, ठीक है। और मेजरली एक्शंस किन के ऊपर होता है, हेपेटोसाइट्स, हेपेटोसाइट्स के ऊपर ये एक्शंस प्रेवलेंट होते हैं, ठीक है। तो हाइपरग्लाइसेमिक आपको समझ आ गया कि आपको ग्लूकोज का कंसंट्रेशन ब्लड में बढ़ाना है। अब वो आप कैसे करोगे, या तो आप ग्लाइकोजन को तोड़ोगे, या तो ग्लूकोज बनवाओगे, या फिर सेल्स को बोलोगे ग्लूकोज मत यूज़ करो, ठीक है। मेजर एक्शन ऑन हेपेटोसाइट्स। अब आते हैं बीटा सेल पे। बीटा सेल्स जो आपके हैं वो रिलीज करते हैं इंसुलिन। इंसुलिन आपका हाइपोग्लाइसेमिक है, यानी कि इसका काम है ब्लड में ग्लूकोज कम करना, किसी तरह डिक्रीज करना ब्लड ग्लूकोज को, ठीक है। अब मुझे ग्लूकोज कम करना है तो मैं उधर जो करा था उसका अपोजिट कर सकता हूँ, ग्लाइकोजन का सिंथेसिस करा दूँ, ग्लाइकोजेनेसिस करा दूँ, जेनेसिस, ठीक है, ग्लाइकोजन बनवा दूँ जिससे मेरा ब्लड ग्लूकोज कम हो जाए। या तो सेलुलर अपटेक, सेल्स को बोलूँ कि भाई ले सारा ग्लूकोज कंज्यूम कर जा, कंज्यूम कर, ग्लूकोज कंज्यूम कर, ठीक है, मुझे कम करना है, ये मेरा इंसुलिन का फंक्शन है, ठीक है। एक्शन कहाँ कहाँ करता है, हेपेटोसाइट और एडिपोसाइट। एडिपोसाइट वी ऑल नो फैट स्टोर टिश्यूज जो होती हैं, ठीक है, उनको एडिपोसाइट्स बोलते हैं। उन पे और हेपेटोसाइट दो सेल्स हैं जिन पे हमारा बीटा सेल का इंसुलिन एक्ट करता है। अब एक क्लिनिकल कंडीशन है जो कि आपका डायबिटीज़ मेलाइटस, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके कंट्री में भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए भी ये इंपॉर्टेंट है, और साथ साथ नीट में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है इस पर, इसलिए भी इंपॉर्टेंट है। केस क्या होता है, इंसुलिन जो है उसका काम होता है ग्लूकोज कम करना। अगर इंसुलिन का डिक्रीज हो जाए तो ग्लूकोज ब्लड में बढ़ जाएगा, ठीक है, इतना बढ़ जाता है कि आपको यूरिन में भी वो दिखने लगता है, ठीक है। साथ ही साथ एक कॉम्प्लेक्स डिजीज़ है ये, तो उसमें फॉर्मेशन ऑफ कीटोन बॉडीज़ भी आपको शो होता है, ठीक है, कीटोन बॉडीज़ बनने लगती हैं। ट्रीटमेंट क्या है,
इंसुलिन दे दो भाई, जो चीज़ कमी हो रही है इंसुलिन दे, तो इंसुलिन थेरेपी से आपका ट्रीटमेंट भी होता है डायबिटीज़ मेलाइटस का। तो इतना था आपको पैनक्रिया के बारे में, एक पेज में सब कुछ संक्षेप में याद कर लेना है इसको अच्छे से, ठीक है। अगर बात करें यहाँ पे समरी से एक लाइन उठाई हुई है मैंने फिर से, क्योंकि समरी में कुछ एनसीईआरटी अलग दे देता है, लेकिन आपको वो दोबारा देखना ना पड़े तो मैंने लेके आया आपके लिए। इंसुलिन डेफिशिएंसी या फिर इंसुलिन रेजिस्टेंस। अब ऐसा नहीं है कि इंसुलिन आपका डेफिशिएंट ही हो रहा है तभी आपको डायबिटीज़ मेलाइटस हो, नहीं। हो सकता है जहाँ इंसुलिन एक्ट करता है वहाँ रिसेप्टर के ऊपर फैट जमा हो जाए। मान लो ये मेरा रिसेप्टर है, ठीक है, ये इंसुलिन है, इंसुलिन आके यहाँ बाइंड कर रहा है, ठीक है, लेकिन अगर ये रिसेप्टर के ऊपर फैट जमा हो जाए, ठीक है, मान लो ये रिसेप्टर है, इसके ऊपर फैट जमा हो जाए, तो इंसुलिन रेजिस्टेंस शो कर रहा है ना रिसेप्टर, इंसुलिन रेजिस्टेंस शो कर रहा है ना। यहाँ इंसुलिन आया लेकिन बन तो रहा है लेकिन बाइंड नहीं कर पा रहा है, इंसुलिन दे भी रहे हैं हम लोग लेकिन बाइंड नहीं कर पा रहा है, तो दिस इज इंसुलिन रेजिस्टेंस, ठीक है, इंसुलिन रेजिस्टेंस शो कर रहा है। तो वही यहाँ पे एनसीईआरटी ने लिखी है। अब बताओ इसके ऊपर अगर क्वेश्चन दे दे तो बच्चा फंस जाएगा, क्योंकि समरी में दिया हुआ है डिजीज कॉल्ड डायबिटीज मेलाइटस, ओके। वही चीज़ यहाँ पे रिपीटेड है, 1 to 2 मिलियन, 2 टाइप्स ऑफ सेल्स, ग्लाइकोजेन, यहाँ पे मैं एक बार वापस से क्लियर कर देता हूँ सारे टर्म्स। ग्लाइकोजेनोलाइसिस, नाम को ब्रेक डाउन करो, ग्लाइकोजेन का ब्रेक डाउन हो रहा है तो ग्लूकोज बढ़ेगा, ठीक है। ग्लूकोनियोजेनेसिस, नॉन कार्बोहाइड्रेट पार्ट्स जैसे कि अमीनो एसिड से ग्लूकोज को बनाना, ग्लूकोनियोजेनेसिस, ठीक है। ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लाइकोजेन का बढ़ाना यानी ब्लड से ग्लूकोज को कम करना और उसको बोलना कि जा भाई एक स्टोरेज फॉर्म में डेवलप हो जाए, यानी ग्लाइकोजेन बना, ठीक है। अब देखो प्रोलॉन्ग्ड हाइपरग्लाइसेमिया, यानी बहुत लंबे समय तक आपका ग्लूकोज लेवल बढ़ा हुआ है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स डिसऑर्डर कॉल्ड डायबिटीज मेलाइटस में टर्म हो जाता है ये, ठीक है। साथ ही साथ हार्मफुल कंपाउंड बनने लगते हैं जैसे कि कीटोन बॉडीज एंड डायबिटिक पेशेंट ट्रीटमेंट आपका जो है वो आपका इंसुलिन थेरेपी है, ठीक है। तो ये भी आपका कवर हो गया पैनक्रियास पूरा। अब आते हैं हम लोग टेस्टिस और ओवरीज के ऊपर। टेस्टिस है और ओवरी है, उसके बाद आपको सिर्फ मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखना है, फिर चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग टेस्टिस। ऑफ कोर्स जब टेस्टिस की बात हो रही है तो मेल की बात हो रही होगी, ठीक है, मेल की बात हो रही है। तो टेस्टिस आर प्रेजेंट इन द स्क्रोटल सैक आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी, ओके, बस लोकेशन की बात थी। एक्शन क्या है, ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन की तरह भी एक्ट करता है और साथ साथ एंडोक्राइन फंक्शन भी है, ठीक है। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और एंडोक्राइन फंक्शन दोनों शो करता है। टेस्टिस में बात करें तो अगर आपको थोड़ा ह्यूमन रिप्रोडक्शन का मैं रिवीजन करा दूं तो आपको यहाँ पे ये कुछ, यहाँ पे टेस्टिस है, ठीक है, इसको एनलार्ज्ड व्यू में दिखाया गया है। यहाँ पे आपका अलग अलग पार्ट्स है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हो गए, ठीक है। और अगर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का क्रॉस सेक्शन ले, मान लो इसको यहाँ से ऐसे काटो, ठीक है, और फिर जूम करो उसको यहाँ पे, ठीक है, जूम करके देखो तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल ये दिख रहा है आपको, ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, इसके अराउंड आपके कुछ सेल्स दिख रहे हैं आपको, वो है लेडिक सेल्स, ठीक है। तो ये दो सेल्स के फंक्शन हमें जानने हैं। लेडिक सेल्स अगेन सिंथेसाइज टेस्टोस्टेरोन या एंड्रोजन, वेयर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में आपका स्पर्मेटोजेनेसिस हो रहा होता है, स्पर्म बन रहे होते हैं। दो फंक्शन आपको क्लियर हो गए। साथ ही साथ जो ये एंड्रोजन लेडिक सेल बना रहा है, ठीक है, बना रहा है, इसका एक्शन होता है बाकी के डक्ट्स और ट्यूब्यूल्स पे, जैसे कि आपका एपिडिडाइमिस हो गया, वास डिफरेंस हो गया, इफेंट डक्ट्स, ये सब जितने भी कुछ हैं, ठीक है, सबका मैच्योरेशन आपका एंड्रोजन का फंक्शन है, सबका मैच्योरेशन आपके एंड्रोजन का फंक्शन है, टेस्टोस्टेरोन का फंक्शन है। अब आते हैं हम लोग आगे एंड्रोजन के फंक्शंस पे, ठीक है। टेस्टोस्टेरोन या एंड्रोजन, जो एक ही बात बोलो आप, ठीक है, उसका एक पार्ट है आपका, एक एक हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन। उसका फंक्शन क्या है, मसल्स ग्रोथ कराना, ठीक है, मेल्स में मसल ग्रोथ कराना, फेशियल हेयर ग्रोथ कराना, ठीक है। साथ ही साथ एग्रेशन, आप मेल में देखते होगे कि ज़्यादा एग्रेसिव होते हैं मेल्स, तो वो मेल एग्रेशन भी ये कराता है, ठीक है। लो पिच वॉइस यानी कि बेस ज़्यादा होती है वॉइस में, हाई पिच वॉइस एकदम लड़की की तरह के आने वाली आवाज़ वो अलग होती है, ये आपका लो पिच वॉइस है, ठीक है। सेक्सुअल बिहेवियर भी रेगुलेट करता है आपका टेस्टोस्टेरोन, वेयर एज एनाबॉलिक फंक्शन अगेन सिंथेटिक फंक्शन बता दिया था मैंने, ठीक है, सिंथेटिक फंक्शन शो करता है जैसे प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट्स का सिंथेसिस, वेयर एज स्पर्मेटोजेनेसिस में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम है, स्पर्मेटोजेनेसिस में टेस्टोस्टेरोन का, ठीक है। ये सारे फंक्शंस थे, आपको याद होने ज़रूरी हैं, क्योंकि
टेस्टोस्टेरोन का फंक्शन ऐसे पूछता तो नहीं है, लेकिन हो सकता है मैच द फॉलोइंग टाइप में आ जाए। तो मस्कुलर ग्रोथ, फेशियल हेयर एग्रेशन, लो पिच वॉइस, सेक्सुअल बिहेवियर रेगुलेशन, सारे काम है इसके। वेरएज आप इसको एनसीईआरटी से अगर देखोगे तो बस आपको यहाँ पे एक एक्स्ट्रा चीज़ दिख रही थी कि सेक्स ऑर्गन्स लाइक एपिडाइमिस, वाज डेफरेंस, सेमिनल वेसिकल एंड प्रोस्टेट ग्लैंड, यूरेथ्रा, ये सब के मैच्यूरेशन डेवलपमेंट में एंड्रोजन काम आता है, बस ये याद रखो। फिर आते हैं हम लोग ओवरी पे। ओवरी को भी अच्छे से समझाया है, एकदम ध्यान से देखो ओवरी में क्या क्या बात हो रही है। सबसे पहले ओवरी बात करेंगे तो जाहिर से बात है हम लोग की फीमेल्स की बात करेंगे, नॉट मेल्स। ओके, वन पेयर है यानी एक जोड़ी है, यानी कि 2 पीस है, ठीक है। और प्रेजेंट कहाँ है? एब्डोमिनल कैविटी में। वहाँ एब्डोमेन के बाहर था, यहाँ एब्डोमिनल कैविटी में प्रेजेंट है। फंक्शन अगेन वही वाला फंक्शन है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन भी और एंडोक्राइन डुअल फंक्शन है, ठीक है, यहाँ याद रखो डुअल फंक्शन है, ठीक है। 2 हार्मोन रिलीज करते हैं, एक हो गया एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन। अगर आप थोड़ा सा ह्यूमन रिप्रोडक्शन याद करो तो कुछ इस तरीके का एनाटॉमी होती है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की, ओके, जिसमें ओवरी कुछ यहाँ दिख रही है आपको, ओवरी। हम लोग अभी ह्यूमन रिप्रोडक्शन नहीं पढ़ रहे हैं, तो हम लोग यहाँ बस हार्मोन्स की बात करें, इसलिए ये सब आपको बस याद रखना है कि अदर एक्सेसरी फीचर्स क्या, एक्सेसरी ऑर्गन्स क्या क्या हैं रिप्रोडक्शन में। मेजरली हमें यहाँ देखना है ये वाला साइकिल, ठीक है। ये साइकिल आपने एनसीईआरटी में देखी होगी कि आपका ओव्यूलेशन हुआ यहाँ पे एलएच सर्च की वजह से, और फिर ओवम आपका रिलीज हुआ, ठीक है। साथ ही साथ जो रह गया उस पार्ट को हम लोग बोलते हैं कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम रहता है तो वो आपको प्रोजेस्टेरॉन सिक्रेट करता है। प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है? आपकी प्रेगनेंसी को सपोर्ट करता है, एज वेल एज मेमोरी ग्लैंड को वो मतलब उसमें मिल्क सिक्रीशन में काम कराता है, मतलब मिल्क फॉर्मेशन में काम कराता है, ठीक है, प्रोजेस्टेरॉन। तो सपोर्ट्स प्रेगनेंसी इज बाय प्रोजेस्टेरॉन, ये आपको यहाँ पे मुझे बताना था। साथ ही साथ एस्ट्रोजन जो है उसका फंक्शन आपका, एस्ट्रोजन एस्ट्रोजन बोलो या एस्ट्रोजन बोलो, बात एक ही है, ठीक है। एस्ट्रोजन जो आपका है वो ग्रोथ ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन्स, ठीक है, ये कराता है। साथ ही साथ हाई पिच वॉइस, यानी कि मेल्स में लो पिच वॉइस थी, यहाँ हाई पिच वॉइस हो जाएगी, यानी कि एक श्रिल साउंड आती है फीमेल्स में, ठीक है। वेयर मेमोरी ग्लैंड्स का भी ये डेवलपमेंट कराता है, ग्रोथ कराता है, और सेक्सुअल बिहेवियर यानी कि लिबिडो, ठीक है, फीमेल्स में एस्ट्रोजन काम करता है। वेराज आपको देखा जाए कि एनसीईआरटी में क्या क्या बोला गया है तो वो भी देख लें जल्दी से। प्रोड्यूसेस वन ओवम ड्यूरिंग ईच मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड प्रोजेस्टेरॉन सपोर्ट प्रेगनेंसी। प्रोजेस्टेरॉन आल्सो एक्ट ऑन मेमोरी ग्लैंड एंड स्टिमुलेट द फॉर्मेशन ऑफ एल्वुलाई व्हिच स्टोर मिल्क एंड मिल्क सिक्रीशन। तो वही मैंने यहाँ पे बात बताई थी कि प्रोजेस्टेरॉन क्या काम करता है, ठीक है। कॉर्पस ल्यूटियम सिक्रेट करता है प्रोजेस्टेरॉन, ये भी आपको पता चल गया। पूरा एक डिस्क्रिप्शन आपको ओवरी के बारे में पता चल गया। अब आते हैं अदर्स के बारे में, ठीक है, जिसमें आपको और भी ऑर्गन्स हैं जो हार्मोन सिक्रेट करते हैं। वो पैराग्राफ वाइज दिया हुआ है, लेकिन हम लोग पैराग्राफ नहीं पढ़ते हैं, हम लोग तो उसको अच्छे टैबलेट फॉर्म में पढ़ते हैं। अब एएनएफ यहाँ दिया हुआ है आपका, एएनएफ, ठीक है, एट्रियल नाइट्रोरेटिक फैक्टर, लेकिन हम लोग ने ऑलरेडी पढ़ रखा है कहाँ, बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन में, लेकिन हम लोग फिर से पढ़ लेंगे एक बार जल्दी से कि जब ब्लड वॉल्यूम बढ़ता है, ठीक है, ब्लड वॉल्यूम या ब्लड प्रेशर बढ़ता है, ठीक है, तो पूरे जो रिटर्न आता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का आपके एट्रिया में तो ज़्यादा आता है, ठीक है। एट्रिया मतलब आपका ये एट्रिया है, मान लो ये एट्रिया, ठीक है। ब्लड यहाँ आया, ब्लड आया, एट्रिया बहुत ज़्यादा डायलेट किया, मतलब बहुत ज़्यादा फूल गया, जिसकी वजह से एट्रियल वॉल्स का डायलेशन हुआ, ठीक है। अब एट्रियल वॉल्स में से आपका रिलीज हुआ कोई हार्मोन, ठीक है, मान लो एट्रियल वॉल, इसको एट्रिया खोल दिया, एट्रियल वॉल्स में से आपका हार्मोन रिलीज हुआ। हार्मोन जो रिलीज हो रहा है उसका नाम है एट्रियल नाइट्रोरेटिक फैक्टर, ठीक है। वो क्या कराता है, अब इतना ब्लड वॉल्यूम ज़्यादा हो गया, इसको कम कराना है, तो वो क्या कराएगा, जो आपके पेरिफेरल ब्लड वेसल्स हैं, ठीक है, वेसल्स को उनका डायमीटर मान लो इतना था, उसको डायलेट करा देगा, और इतना डायलेट करा देता है कि ब्लड वॉल्यूम एकदम डिक्रीज कर जाता है आपके एट्रियम से, ठीक है। तो डायलेशन ऑफ ब्लड वेसल्स, तो ब्लड प्रेशर डिक्रीज कर जाता है, यही इसका काम है, वही एनसीईआरटी में लिखा है। अब आपको पढ़ोगे तो आपको समझ आ जाएगा। साथ ही साथ एक लाइन लिख दी है कि जेजी सेल्स जो हैं वो आपके किडनी के, वो आपके आरबीसी प्रोडक्शन में काम करता है, एक हार्मोन रिलीज करके, जिसका नाम है इराइथ्रोपोएटिन। तो ये इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके नीट में आया हुआ है इराइथ्रोपोएटिन। इराइथ्रोपोएटिन याद रख लो। अब आते हैं जीआईटी के बारे में। सबसे पहले अब इसको एकदम देखो, अब डाइजेस्टिव सिस्टम तो हटा दिया गया है, लेकिन इसको समझने का एक तरीका है, वो मैं समझाता हूँ। खाना जैसे हमने खाया, ठीक है, धीरे धीरे एलिमेंट्री कैनाल में वो पास किया, फिर आपके स्टमक तक गया, ठीक है। तो अब स्टमक में जैसे गया वो, तो वहाँ आपके गैस्ट्रिक ग्लैंड सिक्रीट करेंगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड पेप्सिनोजेन। तो ये कौन हार्मोन के अंडर में आएगा? गैस्ट्रिन हार्मोन, ठीक है। तो गैस्ट्रिन हार्मोन का काम समझ आ गया।
अब ये खाना आगे बढ़ा, ठीक है, वो गया आपके डुओडेनम में, डुओडेनम से फिर आपके पूरे स्मॉल इंटेस्टाइन में वो रोम कर रहा है, ठीक है। तो सिक्रेटिन यहाँ हार्मोन ऐड करता है और वो एक्सोक्राइन पैनक्रियास पे ऐड करेगा। अब वो एसिडिक खाना था, HCl ये सब मिला हुआ था, एसिडिक खाना था, उसको न्यूट्रलाइज भी करना है, तो यहाँ वाटर और बाइकार्बोनेट आयन रिलीज होंगे। अब साथ ही साथ आपका CCK कोलेसिस्टोकाइनिन का फुल फॉर्म है, कोलेसिस्टोकाइनिन, ठीक है। साथ ही साथ एक पैनक्रियोजाइमिन भी होता था, PZ, CCK PZ भी बोलते हैं, ठीक है। वो ऐड करता है आपके पैनक्रियाज और गॉल ब्लैडर पे और रिलीज कराएगा पैनक्रियाटिक एंजाइम और बाइल जूस, ठीक है। साथ साथ वो डाइजेशन के लिए ही यूज हो रहा है, ओके। अगेन एक आता है हार्मोन GIP, गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड, वो आपका गैस्ट्रिक सिक्रेशन को इनहिबिट करता है और गैस्ट्रिक मोटिलिटी यानी कि मूवमेंट को भी इनहिबिट करता है। तो अगर आप इसको ध्यान से देखो, एकदम यहाँ पे इस डायग्राम से देखो तो आपको समझ आएगा खाने का डायरेक्शन इस तरीके से आ रहा है, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है, इस तरीके का डायरेक्शन है। तो जैसे स्टमक में आया, गैस्ट्रिन ऐड किया, गैस्ट्रिन आपका HCl और ये सब पेप्सिनोजन रिलीज करा दिया, ठीक है। अब यहाँ से फिर डुओडेनम में आया, ठीक है, डुओडेनम में फिर आपको उसको न्यूट्रलाइज करना है, तो आपका सिक्रेटिन रिलीज हुआ जो कि आपका एक्सोक्राइन पैनक्रियास पे ऐड करके सारे साथ आपका बाइकार्बोनेट और वाटर रिलीज कराएगा, जिससे वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा। साथ साथ CCK PZ यानी कोलेसिस्टोकाइनिन पैनक्रियोजाइमिन जो आपका है, वो गॉल ब्लैडर और पैनक्रियास पे ऐड करके आपका बाइल जूस एंजाइम से रिलीज करा देगा। अगर GIP की बात करें, गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड है, वो आपका मोटिलिटी और गैस्ट्रिक एक्टिविटी को डिक्रीज कराता है, ठीक है। अब लास्ट टॉपिक है जो कि है हार्मोन एक्शन, और इसी के साथ साथ चैप्टर खत्म हो जाएगा, फिर हम लोग PIQ सॉल्व करेंगे। हार्मोन एक्शन की बात करते हैं तो आप सेल मेम्ब्रेन, अगर आपने सेल पढ़ा हो या फिर कुछ भी थोड़ा सा नॉलेज हो आपको, तो सेल मेम्ब्रेन जो होता है वो लिपिड का बना हुआ होता है, ठीक है, मेजरली लिपिड का बना होता है। और अगर कोई भी ऐसा, मैं बोल रहा हूँ, कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो लिपिड का बना हुआ हो, तो वो लिपिड को क्रॉस कर जाएगा, ठीक है। तो लिपिड अगर नहीं क्रॉस कर पा रहा है और लिपिड अगर क्रॉस कर पा रहा है, उसके बेसिस पे हार्मोन का एक्शन डिफरेंशिएट होता है। मान लो कोई हार्मोन है, वो प्रोटीनेशियस है नेचर में, वो लिपिड मेम्ब्रेन क्रॉस नहीं कर पा रहा है, ठीक है, तो उसको एक्ट कैसे करना होगा। मान लो ये सेल है, ठीक है, मान लो ये सेल है, ठीक है, ये ऐसे, मान लो ये सेल है, ये इसके मेम्ब्रेन है, ठीक है। अब मान लो कोई हार्मोन आया, कोई हार्मोन आया, ठीक है, वो आया, इसके ऊपर ऐड करना है इसको सेल के ऊपर। अब दो तरीके हैं, या तो वो यहाँ पे आके इसके ऊपर कोई रिसेप्टर होगा, क्योंकि ये इनसॉल्यूबल है, ठीक है, मान लो ये इनसॉल्यूबल है, इसके मेम्ब्रेन को नहीं पियर्स कर सकता, इसके अंदर नहीं जा सकता है, तो इनसॉल्यूबल है। और यहाँ पे इसको फिर एक तरीका आजमाना पड़ेगा, जो कि है इसके मेम्ब्रेन पे रिसेप्टर प्रेजेंट होंगे, ये हार्मोन आके यहीं बाइंड करेगा और फिर कुछ कुछ चेंजेस करेगा, जो केमिकल चेंजेस होंगे या सेकेंडरी मैसेंजर होगा, ठीक है, जो सेकेंडरी मैसेंजर होगा वो जाके फिर न्यूक्लियस, मान लो ये न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस पे ऐड करेगा और फिर जीनोम में चेंजेस लाएगा। मेजरली हम लोग को काम यही करना है कि जो आपका जीनोम है, जो आपका न्यूक्लियस है, वहाँ पे आपको रेगुलेशन करना है, जिसकी वजह से प्रोटीन सिंथेसिस होगा और अलग अलग फंक्शन जो हम लोग चाहते हैं वो एक्सप्रेस होगा। तो दो तरीके हैं, या तो हार्मोन मेरा सॉल्यूबल हो, लिपिड सॉल्यूबल हो, ठीक है, और वो इसको क्रॉस कर जाए, जाके डायरेक्टली न्यूक्लियर रिसेप्टर पर बाइंड करे और यहाँ पे चेंजेस ले आए। लेकिन अगर वो नहीं पॉसिबल है, तो दूसरा तरीका है कि इनसॉल्यूबल है, आया यहाँ पे अटैच किया और फिर कुछ कुछ ऐसे केमिकल रिएक्शंस करा दिया कैस्केड सिस्टम में, जो जाके फिर मेरा न्यूक्लियस पे काम करा दिया, ठीक है। तो उसी बेसिस पे हम लोग ने दो में डिवाइड किया है, एक आता है आपका लिपिड सॉल्यूबल, दूसरा आता है लिपिड इनसॉल्यूबल। तो ठीक है, एक्सेस टू क्रॉस या एबिलिटी टू क्रॉस सेल मेम्ब्रेन पे डिफाइंड है, ये डिफरेंशिएटेड है, जिसमें हम लोग पहला बात करते हैं स्टीरॉयड और दूसरा बात करते हैं टेट्रा या ट्राइएडोथायरोनिन्स, ठीक है। सबसे पहले देखो जो लिपिड सॉल्यूबल है वो, तो स्टीरॉयड हार्मोन जितने हैं, जितने भी स्टीरॉयड बेस्ड हार्मोन है, सारे लिपिड सॉल्यूबल होते हैं, जैसे कॉर्टिसोल, टेस्टोस्टेरोन। एग्जांपल इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि नीट में आपको ये नहीं बोलेगा स्टीरॉयड हार्मोन्स, आपको एग्जांपल दे देगा, जैसे बोलेगा कॉर्टिसोल, टेस्टोस्टेरोन, ये सब, ठीक है। एस्ट्रोजेन हो गया, प्रोस्टेरॉन हो गया, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, मिनरल कॉर्टिकॉइड, एंड्रोजेन एंड एल्डोस्टेरोन, नाम याद कर लो क्वेश्चन में ऐसे सॉल्व करने में आसानी होगी। या फिर ट्राइडो या टेट्राइडोथायरोनिन्स, ये सारे भी लिपिड सॉल्यूबल होते हैं, यानी कि मेम्ब्रेन क्रॉस कर जाते हैं, डायरेक्टली जाके आपके न्यूक्लियर रिसेप्टर पे एक्ट करते हैं, बाइंड करते हैं और हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनाते हैं और एक्ट करते हैं। वेराज कुछ हार्मोन्स हैं, जैसे कि आपका हो गया पेप्टाइड हार्मोन, यानी कि ये आपका प्रोटीनेशियस है, ठीक है, तो इंसुलिन हो गया आपका,
इंसुलिन हो गया, ग्लूकागॉन हो गया, थायरोकैल्सिटोनिन हो गया, टीसीटी, पिट्यूटरी हार्मोन्स जितने हो गए, एफएसएच, एलएच एक एग्जांपल मैंने लिया क्योंकि डायग्राम में दिखाया हुआ है, ठीक है, पिट्यूटरी हार्मोन ही तो है। ऑक्सीटोसिन हो गया, हाइपोथैलेमिक हार्मोन जितने हो गए, रिलीजिंग इनहिबिटिंग हार्मोन, ये सारे, ठीक है। साथ ही साथ अमीनो एसिड डेरिवेटिव्स, अब याद करो मेड्यूला के हार्मोन्स रह गए, तो कैटेकोलामाइन जितने हैं, एडेनिलीन, एपिनेफ्रिन, नॉरएडेनिलीन, नॉरएपिनेफ्रिन, वो सारे भी आपके पेप्टाइड हार्मोन, लिपिड इंसॉल्युबल है, तो यानी मेम्ब्रेन पे जाके अटैच करेगा और फिर एक्शन इसका शो करेगा। डायग्राम से हम लोग जल्दी से इसको देखते हैं। देखो यहाँ पे हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स कहाँ बन रहा है, उस पर देखो आप, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स यहाँ बन रहा है न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है। मतलब कि जो हार्मोन है वो पियर्स करते हुए जा रहा है, तो यानी कि लिपिड सॉल्युबल है, ठीक है। ऑफकोर्स स्टीरॉयड हार्मोन, आपको एस्ट्रोजन, यहाँ देखो स्टीरॉयड हार्मोन, एस्ट्रोजन, इसी का एग्जांपल एनसीईआरटी ने लिया है, ठीक है। स्टीरॉयड हार्मोन, एस्ट्रोजन, लिपिड सॉल्युबल है। यूट्राइन सेल मेम्ब्रेन, देखो यहाँ यूट्राइन सेल मेम्ब्रेन, इसको क्रॉस किया जैसे ही अंदर गया, अंदर जाके ये न्यूक्लियस में हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बना दिया, जो कि एक्शन शो कर रहा है अपना जीनोम पे। एमआरएनए बना, एमआरएनए से अगेन मॉलिकुलर बायोलॉजी, प्रोटीन बना, प्रोटीन आपका फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज शो करेगा, टिश्यू डिफरेंशिएशन, और जो भी चाह रहे हैं हम लोग, वो हार्मोन जो भी करना चाह रहा है वो करवाएगा, ठीक है। एक ये एक्शन हो गया। दूसरा एक्शन फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, पिट्यूटरी हार्मोन है आपका, ठीक है। हार्मोन आया, रिसेप्टर पे बाइंड किया आपके ओवेरियन सेल मेम्ब्रेन पे। ऑफ कोर्स आप याद करो एफएसएच इन फीमेल शो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ओवेरियन फॉलिकल, ठीक है। तो यहाँ पे आपके डायरेक्ट रिसेप्टर आपका मेम्ब्रेन पे, क्योंकि क्रॉस नहीं कर सकता है, ठीक है, तो रिस्पॉन्स 1 शो हुआ आपका। अब साथ ही साथ यहाँ पे ऐड करते हैं सेकेंडरी मैसेंजर्स। सेकेंडरी मैसेंजर्स क्या है, जो हम लोग यहाँ देखे थे, देखो ये सेल हार्मोन, हार्मोन आके बाइंड किया, अब यहाँ पे बाइंड तो कर गया, लेकिन ये अब आगे मूव नहीं कर सकता है, न्यूक्लियस में नहीं जा सकता है, न्यूक्लियस के पास हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स नहीं बना सकता है, तो क्या करेगा ये, कुछ अलग टाइप के छोटे मोटे यहाँ पे सेकेंडरी मैसेंजर, तो प्राइमरी था, ये सेकेंडरी मैसेंजर की तरह कुछ मॉलिक्यूल्स होंगे, 3 मॉलिक्यूल्स उसमें, एक कैल्शियम है, कैल्शियम आयन हो गया, एक साइक्लिक एएमपी है, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, और तीसरा है IP3 आइनोसिटोल ट्राइफॉस्फेट। तो वो तीनों, कोई भी एक यूज़ कर लो, वो आएगा और यहाँ पे जाके एक सेकेंडरी मैसेंजर की तरह यहाँ से इन्फॉर्मेशन यहाँ पे ऐड करेगा और न्यूक्लियस में आपका जीनोम में काम कराएगा, ठीक है। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है, सेकेंडरी मैसेंजर जैसे साइक्लिक एएमपी या फिर कैल्शियम या फिर IP3 भी एक होता है, ठीक है। वो बायोकेमिकल रिस्पॉन्सेज शो करेगा, कैस्केड सिस्टम पूरा चलेगा एक, और फिर फिजियोलॉजिकल प्रोसेस शो होगा, जैसे ओवेरियन ग्रोथ। समझ आ गया इतना? अब देखो मेन इसमें कुछ आपको ज़्यादा याद नहीं रखना है, इतना याद रखना है कि इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स मोस्टली न्यूक्लियर रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है। हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन हो रहा होता है, सर्टेन बायोलॉजिकल चेंजेस होते हैं टारगेट टिश्यूज़ में, ठीक है। साथ ही साथ जो सेकेंडरी मैसेंजर के एग्जांपल्स आप देख लो, फुल फॉर्म देख लो, फुल फॉर्म देख लो, क्योंकि आपको नीट में ये नहीं दिक्कत तो आएगी कि आपको पता नहीं है, आपको फुल फॉर्म नहीं पता होगा, ये दिक्कत ज़रूर आ सकती है। तो आप CAMP देखो, साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, कैल्शियम आयन तो पता ही Ca2+, और IP3 आइनोसिटोल ट्राइफॉस्फेट, ये भी आपको पता चल गया, ठीक है। इतना भी समझ आ गया हम लोग को। जनरेट सेकेंडरी मैसेंजर मोस्टली रेगुलर जीन एक्सप्रेशन, क्रोमोसोम फंक्शन, ये भी हम लोग देख लिए थे। तो यहाँ तक हम लोग का चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया। थोड़ा सा अभी पानी वानी पी लो और फिर उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। और 1 टेक 1 शॉट, और वो भी बेटर देन 1 शॉट, क्योंकि सारा चीज़ हम लोग NCERT और जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट थे डायग्राम सब कुछ हम लोग कवर कर चुके हैं, ठीक है। थोड़ा रेस्ट आप भी ले लो, थोड़ा सा रिवाइज कर लो नोट्स डाउनलोड करके, और उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज़रूर बनाना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 10 साल के हैं, तो ऐसा आपको मैं रूल बता दूं कि आपको पहले पॉज करके वीडियो को सॉल्व करना है खुद से, और उसके बाद मैं तो सॉल्व कर ही रहा हूँ, ठीक है, आप उससे मैच कर लो। टोटल 22 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के 22 क्वेश्चन है, बड़ा गंदा है लेटर ये, ठीक है। 22 क्वेश्चन है, 22 क्वेश्चन टोटल दिए हुए हैं, ठीक है, जिसमें से आपको हर एक क्वेश्चन सही होने पे आपको 1 Z पॉइंट्स खुद को देने हैं, और आपको कमेंट करके बताना है कि आपके कितने Z पॉइंट्स बने, आपने कितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सही किए, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। 2024 का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टीरॉयड हार्मोन। अगर आप देखो तो वहाँ मैंने पूरी एक लिस्ट ही बना दी थी आपको हार्मोन एक्शन पे, ठीक है। तो उसमें से आप एकदम सीधा सीधी आप इसको क्रॉस आउट कर सकते, ग्लूकागॉन इसका आंसर होगा, ठीक है। लेकिन अगर आप ऐसे भी देखो तो आपको कॉर्टिसोल, टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन सारे स्टीरॉयड हार्मोन है, ठीक है। आपको इसमें कुछ करना था, कुछ नहीं, आपको बस इसमें नाम याद करने थे, ठीक है। अब देखो असर्शन रीजन क्वेश्चन आया है, आपको बताना है, करेक्ट ऑप्शन चूज करना है इसमें से, ठीक है। सबसे पहले असर्शन पढ़ते हैं, FSH एक्ट ऑन ओवेरियन फॉलिकल्स इन फीमेल
फॉलिकल स्टिमुलेटिंग, जरूर जाहिर सी बात है फॉलिकल पे ऐड करेगा, ठीक है। एंड लेडिक सेल इन मेल्स, लेडिक सेल पे तो नहीं ऐड करता, ये तो स्पर्मेटोजेनेसिस कराता है, ठीक है, तो ए इज रॉन्ग। Growing ovarian follicles secrete estrogen in female while interstitial cells secrete androgen in male human being. Very very correct, ठीक है। तो ए तो सही नहीं है आपका, आर सही है, तो ए सही नहीं है, आर सही है, हाँ चौथा ऑप्शन। चलो आते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से यहीं पे आपको कशिंग सिंड्रोम दे दिया गया था, इसलिए मैंने वहाँ पे उठाया भी उस चीज़ को, एनसीईआरटी में नहीं दिया लेकिन यहाँ दे दिया गया। तो मैच करते हैं। एक्सोफ्थैल्मिक गोइटर का क्या फीचर था? एक्सेस सिक्रेशन ऑफ थायराइड हार्मोन कहीं दिख रहा है, हाइपर सिक्रेशन थायराइड हार्मोन 3 नंबर। एक्रोमेगली एक्सेस सिक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन, ये पता है हम लोग को 4 नंबर। सी कशिंग सिंड्रोम आपका एक्सेस सिक्रेशन ऑफ कॉर्टिसोल, मून फेस एंड हाइपरग्लाइसेमिया, यस ट्रू। डी क्रेटिनिज्म, हाइपोसिक्रेशन ऑफ थायराइड हार्मोन एंड स्टैंडर्ड ग्रोथ, सही है। तो A3B4C1D2, A3B4C1D2, तो ऑप्शन फोर्थ लग रहा है, फोर्थ होगा इसका, ठीक है। अब आते हैं 2023 का क्वेश्चन, मेरे नीट का क्वेश्चन। वाह, इस टाइम डाइजेस्टिव सिस्टम था सिलेबस में, अब हटा दिया गया, ऐसे लास्ट में तो दिया ही हुआ है, तो उससे भी मैच कर लो आप, देख लो। ए CC के है, तो कहीं ना कहीं आपका पैनक्रियास पे ऐड कर रहा है, ठीक है। बी गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड, गैस्ट्रिक ग्लैंड का सिक्रेशन कम करेगा और मोटिलिटी भी डिक्रीज करता है, ठीक है। ANF हार्ट पे ऐड करेगा 2, और डी बचाई 1, ठीक है। किडनी ADH किडनी पे, तो A4B3C2D1, A4B3C2D1 फोर्थ ऑप्शन। अगर आपको सब आता है तो आपको मैच करने में कितना ही टाइम लग रहा है, देख लो। हम लोग 1 मिनट में इतना क्वेश्चन बना लिया हम लोग ने, ठीक। अब आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। हाँ ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट, देखो, नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ थायराइड हार्मोन, बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन, लेकिन बहुत ही आसान भी क्वेश्चन है अगर आपको सारे फंक्शंस याद हैं तो। देखो, थायराइड हार्मोन क्या कराता था? H2O इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस कराता था, याद है हम लोग को। रेगुलेशन ऑफ BMR कराता था, याद है, ठीक है। स्लीप एक साइकिल तो पाइनल का काम था, ये थोड़ी कराता था। डेवलपमेंट ऑफ इम्यून सिस्टम में थायराइड नहीं, ठीक है। सपोर्ट द प्रोसेस, ये तो थाइमस का काम था, ठीक है। सपोर्ट द प्रोसेस RBC फॉर्मेशन, यस RBC बनाता था। तो आपका नॉट पूछा है ना, नॉट अंडर कंट्रोल, तो करेक्ट आंसर होना चाहिए डी और सी वाला, तो आपका हो गया सेकंड ऑप्शन, ठीक है। फिर आते हैं 2022 का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट द इफेक्ट ऑफ पैराथायरॉयड हार्मोन। पैराथायरॉयड याद करो, तो पैराथायरॉयड आपका हाइपर कैल्सियमिक हार्मोन था, ब्लड में कैल्शियम लेवल बढ़ाता था, तो स्टिमुलेट द प्रोसेस ऑफ बोन रिजॉर्प्शन। अब इसमें नॉट पूछा, तो आप पहले सही देख लो, तो जो नहीं है वो मार्क कर लेंगे हम लोग, तो ए तो सही है, ठीक है। ब्लड में कैल्शियम लेवल डिक्रीज नहीं करता था, बढ़ाता था भाई, तो ये गलत है, ठीक है। रिजॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम बाय रीनल ट्यूब्यूल्स, यस ये तो कराता था यार, तभी ना ब्लड में कैल्शियम बढ़ेगा, ठीक है। 3 फंक्शन था उसका, वो आपको याद होना चाहिए। इंक्रीज मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ये भी नहीं कराता था पैराथायरॉयड हार्मोन। डिक्रीजेज एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम फ्रॉम डाइजेस्टेड फूड, डिक्रीजेज एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम फ्रॉम द डाइजेस्टेड फूड में से जो आपका कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन है वो कम कराता था, नहीं, इंक्रीज कराता था, ठीक है। तो आपका ऑप्शन हो गया BDE, सेकंड ऑप्शन, ठीक है। अब आते हैं 2021 का क्वेश्चन, विच इज नॉट एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ इनिशिएशन ऑफ पार्चुरेशन इन ह्यूमंस, ठीक है। पोस्टर नॉट एन इम्पॉर्टेंट आपसे पूछ रहा है, तो आपको यहाँ पे ध्यान देना होगा कि प्रोलैक्टिन जो है वो पार्चुरेशन में तो नहीं काम आता है। प्रोलैक्टिन तो मैमरी ग्लैंड और लैक्टिन से लैक्टेशन ऐसे याद किया था हमने, ठीक है। तो प्रोलैक्टिन होगा ऑप्शन नंबर 1। फिर आते हैं हम लोग 2020 के क्वेश्चन में, द करेक्ट स्टेटमेंट, ग्लूकागॉन इज एसोसिएटेड विथ हाइपोग्लाइसेमिया। इंसुलिन की बात हो रही है, तो गलत है। इंसुलिन एक्ट ऑन पैनक्रियाटिक सेल एंड एडिपोसाइट, ये भी नहीं। इंसुलिन एसोसिएटेड हाइपरग्लाइसेमिया, नहीं। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड जो है आपका वो ग्लूकोनियोजेनेसिस कराता है, हाँ, नॉन कार्बोहाइड्रेट जैसे कि अमीनो एसिड से ग्लूकोज बनाना, तो इसका काम है, तो ये फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। इंसुलिन
पैनक्रियाटिक सेल्स में नहीं, एडिपोसाइट तो ठीक लिखा है लेकिन पैनक्रियाटिक सेल नहीं, एडिपोसाइट्स और हेपेटोसाइट्स होना चाहिए, ठीक है, इसलिए ये गलत है। 2020 हो गया। 2019 के क्वेश्चन पे आते हैं, डायग्रामेटिक बेस्ड क्वेश्चन था, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, हार्मोन एक्शन पे क्वेश्चन है, ठीक है। ABC आइडेंटिफाई करना है और करेक्ट स्टेटमेंट बताना है आपको फॉलोइंग में से, ठीक है। आप एक बार खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो, यहाँ साइड में मैं सॉल्व करके बताता हूँ। यहाँ जाहिर सी बात है जो भी चीज़ है वो आपका क्रॉस नहीं कर पा रहा है, यहाँ देखो क्रॉस नहीं कर पा रहा है आपका सेल मेम्ब्रेन को, तो ये आपका प्रोटीनेशियस होगा, तो प्रोटीनेशियस 1 और 3 में है, ठीक है। ए अब आपको पता है कि प्रोटीन हार्मोन है, तो ये पता चल गया हम लोग को। साथ ही साथ जो आपका बी है वो रिसेप्टर बाइंड करे, तो आपको पता चल गया कि रिसेप्टर होना चाहिए, ठीक है। तो आप इसी से पता कर सकते हो कि 3 ऑप्शन है। फिर भी आगे देखते हैं, सी आपका जो है सेकेंडरी मैसेंजर है, तो आपको पता चल गया कि वो साइक्लिक AMP होगा, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका होगा। ओके, 2019 का अच्छा था क्वेश्चन था ये। फिर आता है आर्टिफिशियल लाइट एक्सटेंडेड वर्क टाइम एंड रिड्यूस स्लीप टाइम डिस्टर्ब द एक्टिविटी ऑफ कोर्स पाइनियल ग्लैंड। स्लीप वेक साइकिल में तो यही काम करता था, ठीक है, स्लीप वेक साइकिल में आपका यही काम करता था, तो इसलिए पाइनियल ग्लैंड आपका इसका आंसर हो गया 2019 का क्वेश्चन नंबर 2 3। वे जाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन विल स्टिमुलेट पैराथायरॉयड ग्लैंड टू रिलीज पैराथायरॉयड हार्मोन। पैराथायरॉयड हार्मोन का काम क्या था, अगर आप अगेन याद करो, PTH ब्लड कैल्शियम लेवल बढ़ाता था, तो अगर ब्लड कैल्शियम लेवल कम होगा तभी ना इसको हम लोग स्टिमुलेट करेंगे कि कैल्शियम बढ़ाओ, तो फॉल इन ब्लड कैल्शियम लेवल, ठीक है। बोन यहाँ पे है इसलिए ये गलत है, यहाँ पे ब्लड कैल्शियम लेवल का आंसर 3 होना चाहिए ऐसे तो, ठीक है। फॉल इन वाइटामिन D का कोई रिलेशन ही नहीं है, राइज इन द ब्लड कैल्शियम नहीं, तो उसमें आपको फिर कैल्शियम रिलीज कराना होता है, क्योंकि आपको कैल्शियम कम कराना है, यहाँ आपको कैल्शियम बढ़ाने के लिए बोल रहा है, ठीक है। आते हैं, हाउ डज स्टीरॉयड हार्मोन इन्फ्लुएंस द सेलुलर एक्टिविटी। स्टीरॉयड हार्मोन, अब स्टीरॉयड हार्मोन क्रॉस कर जाता है, तो आपको कुछ ऐसा ऑप्शन चूज करना होगा जो क्रॉस कर जा रहा है, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन वाला तो आपको यहाँ पे पहले ही रूल आउट कर दो आप, ठीक है। चेंजिंग परमिएबिलिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन, ये भी चेंज कर दो, मतलब रूल आउट कर दो, क्योंकि उसका ज़रूरत ही नहीं है आपको, ठीक है। फिर एक्वापोरिन चैनल्स सेकेंडरी मैसेंजर्स कोई यूज़ ही नहीं है, डायरेक्ट प्रोसेस बाइंडिंग टू DNA एंड फॉर्मिंग जीन हार्मोन कॉम्प्लेक्स, सेकंड ऑप्शन करेक्ट। 2018 में अमीनो एसिड डेरिवेटिव हार्मोन, अगर आप ध्यान दो तो एपिनेफ्रिन होता है इसका एग्जाम। देखो आप थोड़े से वेवी क्वेश्चन होते जाएंगे क्योंकि आप पीछे जाते जा रहे हो, एक्चुअली NCERT में अभी सब नहीं दिया हुआ है, ठीक है, लेकिन फिर भी आप कैटेकोलामाइंस आप जब बोल रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि एपिनेफ्रिन का आंसर है, ठीक है, इसलिए मैंने ले लिया है ये, कि मान लो पूछ दिया गया तो। विच आर द फॉलोइंग सिग्निफिकेंट रोल इन ऑस्टियोपोरोसिस, ये आप कंबाइंड क्वेश्चन है, कैसे, ये आपका केमिकल कोऑर्डिनेशन का भी है प्लस आपका लोकोमोशन का भी है, ठीक है, लोकोमोशन का भी है। लोकोमोशन से आपने क्या उठाया, एस्ट्रोजन, ठीक है, एस्ट्रोजन लोकोमोशन से उठाया, और यहाँ पे आपने केमिकल कोऑर्डिनेशन क्या उठाया, पैराथायरॉयड हार्मोन, ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर 4 समझ आया। 2017 का क्वेश्चन, हाइपर सिक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन इन एडल्ट डज नॉट कॉज फर्दर इंक्रीज इन हाइट बिकॉज द एपिफाइजियल ग्रोथ प्लेट्स जो होती हैं वो क्लोज हो जाती हैं आफ्टर एडोलेसेंस, ठीक है। सेकंड ऑप्शन। अब आते हैं हम लोग 2016 पे, विच ऑफ द हार्मोन डू नॉट स्टिमुलेट द प्रोडक्शन ऑफ पैनक्रियाटिक जूस एंड बाइकार्बोनेट। डज नॉट नहीं है, डू स्टिमुलेट है, ठीक है, डज नॉट नहीं, डू स्टिमुलेट है। अब इसमें आपको क्या है, कोलेसिस्टोकाइनिन एंड सिक्रेटिन, सही है, थर्ड ऑप्शन। बाकी सब तो गैस्ट्रिक और इंसुलिन, गैस्ट्रिन तो कहा था नहीं है। एंजियोटेंसिन एपिनेफ्रिन कहाँ से आ गया, इंसुलिन ग्लूकागॉन नहीं, ठीक है। पैनक्रियाटिक जूस बाइकार्बोनेट आपको रिलीज कराना है। अब आते हैं ग्रेव डिजीज़, एकदम तुरंत आपको पता है, ग्रेव डिजीज़ थायराइड का हाइपर सिक्रीशन, ठीक है, ग्रेव डिजीज़ हाइपर, अभी हाइपो हाइपर इस में कन्फ्यूज हो सकते हैं आप। देखो एड्रिनल ग्लैंड है तो ये तो ऐसी रूल आउट कर दो, एड्रिनल ग्लैंड नहीं होगा, ठीक है। थायराइड है, हाइपो नहीं चाहिए हम लोग को, हाइपर चाहिए, सेकंड ऑप्शन। थोड़ा एक बार सारे ऑप्शन को चेक कर लिया करो आंखों से, ठीक है, ज़रूरी होता है। फिर अब आते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड इज़ नॉट ट्रू एंडोक्राइन ग्लैंड बिकॉज इट ओनली स्टोर्स एंड रिलीजेज हार्मोन, सही बात है, अपने हार्मोन तो बना नहीं रहा है वो, ठीक है, क्योंकि पोस्टीरियर पिट्यूटरी में आपका डायरेक्ट जो न्यूरॉन्स है हाइपोथैलेमस का, वही आपका हार्मोन रिलीज भी कर रहा है, बना भी रहा है, तो मेजरली आपका वो काम कर रहा है, ठीक है, इसलिए नॉट अ ट्रू एंडोक्राइन ग्लैंड। 2015, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज नॉट इन्वॉल्व इन शुगर मेटाबॉलिज्म,
एल्डोस्टेरोन ऑफ कोर्स बस ऑस्मो रेगुलेशन में इसका काम आता है, बाकी सब तो आपको पता है, ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लूकागॉन आपका ग्लूकोनियोजेनेसिस अगेन, ग्लाइकोजेनोलाइसिस, ये ग्लाइकोजेनेसिस इंसुलिन में होता है, तो आपको पता है कि सब में ग्लूकोज इन्वॉल्व है, लेकिन एल्डोस्टेरोन तो सिर्फ आपका इलेक्ट्रोलाइट और वाटर बैलेंस वाला काम कर रहा है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग 2015 का एक और क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन दो सिंथेसाइज एल्सवेयर एंड इज स्टोर्ड एंड रिलीज बाय द मास्टर ग्लैंड। ऑफ कोर्स पोस्टीरियर की बात हो रही है। नहीं 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 नहीं, पोस्टीरियर की बात नहीं हो रही है। विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन सिंथेसाइज एल्सवेयर एंड स्टोर्ड एंड रिलीज बाय मास्टर ग्लैंड। हाँ, पोस्टीरियर की बात हो रही है, ठीक है। पोस्टीरियर पिट्यूटरी हाइपोथैलेमस, जो हाइपोथैलेमिक हार्मोन है, वही आपका दो हार्मोन रिलीज करता है, एक वैजोप्रेसिन जिसका नाम आपको पता है एडीएच भी है, साथ ही साथ एक ऑक्सीटोसिन। अभी इसमें दोनों में से आपका कोई भी ऑप्शन है तो वो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, तो इसमें आपका एडीएच सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। वेर एज 2014 क्वेश्चन है, फाइट फ्लाइट रिएक्शन वाला जो है, तो आपको पता है कि एडेनल मेड्यूला से रिलीज होता है एपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन, तो थर्ड ऑप्शन ये भी करेक्ट। ऐसे आप सॉल्व कर सकते हो इसको डायरेक्ट, कुछ आपको देखने की जरूरत ही नहीं है। अब आता है आइडेंटिफाई हार्मोन करेक्ट मैचिंग सोर्स एंड फंक्शन। ऑक्सीटोसिन ठीक है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ठीक है, ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ मेमोरी ग्लैंड ये कहाँ से आ गया, ये तो बर्थ था और मिल्क इंजेक्शन था। मेलाटोनिन पाइनियल ग्लैंड सही है, रेगुलेट नॉर्मल स्लीप वेक साइकिल ये सही है, पूरा सही है, तो सेकंड ऑप्शन होगा। प्रोजेस्टेरॉन कॉर्पस ल्यूटियम ठीक है, स्टिमुलेट ग्रोथ एंड एक्टिविटी फीमेल सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन नहीं, ठीक है। फिर आता है एट्रियल नाइट्रोफेटर वॉल, वेंट्रिकुलर वॉल नहीं, एट्रियल वॉल होता है, नाम ही में छुपा हुआ एट्रियल, सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट है। तो अब आप बताओ कि आपका 22 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन चैप्टर कंप्लीट हो गया है, वन शॉट 1 घंटा 40 मिनट पूरा सब कुछ कवर करा दिया है, कुछ छोड़ा नहीं है, ठीक है। अगर आपने और लेक्चर्स नहीं देखे जैसे बॉडी फ्लूइड सर्कुलेशन का, एक्सक्रीशन का, तो आप वो भी देख लो। साथ ही साथ अगर आपको कुछ ऐसा पर्सनल गाइडेंस वाला कुछ चीज़ चाहिए या फिर पर्सनल अटेंशन चाहिए, तो बहुत लोग पूछ रहे थे, कमेंट भी कर रहे थे और डीएम भी कर रहे थे, तो आपको मैं बता दूं कि आप ये टेलीग्राम मेरा आईडी है रॉकेट यूनिवर्स, इस पर आप मुझे मेल टेक्स्ट कर सकते हो, या फिर जीमेल आईडी है expressgrowth1@gmail.com, EXPRESSGROWTH1@gmail.com, यहाँ पे आप मेल ड्रॉप कर सकते हो जो भी आपको कन्वीनियंट लगे। तो पूरा लेक्चर हो चुका है और इसमें से 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर, इसको ज़रूर कर लो क्योंकि आगे भी यूज़ होगा। और ह्यूमन फिजियो अब हम लोग का पूरा कंप्लीट हो गया है। आप लोग की रिक्वेस्ट आई थी कि जेनेटिक्स चैप्टर कराने के लिए, जेनेटिक्स ऑफ कोर्स मेरा भी बहुत दिल है, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत ज़्यादा हाई वेटेज चैप्टर है, वो मेरा भी कराना है, लेकिन उससे पहले आपको समझना पड़ेगा कि सेल और सेल साइकिल क्या होता है, क्योंकि उसके बिना जेनेटिक्स समझना बहुत मुश्किल है। और मैं नहीं चाहता कि बार बार आपको एक ही चीज़ मैं रिपीट करके बताऊं और एक थोड़ा सा वो बनता है ना कि बेस बन जाए आपका सेल और सेल साइकिल से, तो उसके बाद आपको जेनेटिक्स जल्दी समझ आएगी। तो इस लेक्चर में इतना ही, और सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, सारे नोट्स के लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेंगे, एक बार रिवाइज करो फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के हट के भी बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, स्टेटमेंट वाइज ये सब, उससे रोक नहीं है, लेकिन प्रीवियस ईयर तो एटलीस्ट कर ही लो, और उसका भी पूरा लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप नोट्स डाउनलोड करो। ऑल द बेस्ट।